रिकॉर्डिंग का मैसेज गया है और स्क्रीन शेयर है। यस मैम। देखो यहाँ पर हम लोग सेट थ्योरी जो पढ़ रहे थे, ठीक है, इसी का आज कंटिन्यूएशन ही होगा। मतलब ये वेन डायग्राम जो है इसके बारे में आज हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, कि वेन डायग्राम कैसे होता है, ठीक है। अच्छा, तो देखो इसमें सबसे पहले रूल्स लिखेंगे कि वेन डायग्राम में क्या रूल्स फॉलो होता है, ठीक है। तो पहले लिखो रूल्स। ऑर्डिनरी जो सेट है, ऑर्डिनरी सेट मतलब नॉर्मल कोई चीज का सेट, ठीक है। नॉर्मल कोई भी चीज का अगर सेट होगा तो उसे हम लोग कैसे डिनोट करेंगे, उसके लिए हम लोग जो ड्रॉ यूज करेंगे उसका नाम है सर्कल। सर्कल से उस ड्रॉ को दिखाएंगे, ठीक है। अच्छा, उसके बाद अगर इंटरसेक्शन हुआ, हम सब समझा देंगे कि ये इंटरसेक्शन वगैरह क्या होता है, बता देंगे, ठीक है। इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन अगर हमें सेट का इंटरसेक्शन करना है तो हमें क्या यूज करना है, तो हमें यूज करना है, हमें कैसे समझाना पड़ेगा, ड्रॉ के थ्रू से शेड करना पड़ेगा। अभी लिखते जाओ, सब समझ में आएगा, क्लास नहीं भी किया हुआ है तो भी समझ आएगा। शेड कॉमन पोर्शन ऑफ टू सर्कल। हमें यूनियन ऑफ सेट करना है, यूनियन ऑफ सेट, इंटरसेक्शन ऑफ सेट, ठीक है। यूनियन ऑफ सेट करना है तो सेट फुल पोर्शन ऑफ शेड, फुल पोर्शन ऑफ बोथ सर्कल्स, यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट करेंगे, रेक्टेंगल के थ्रू से। कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ, मान लो कंप्लीमेंट्री सेट, इसे कैसे डिफाइन करेंगे, कंप्लीमेंट्री सेट। इसे किस तरीके से ड्रॉ करेंगे, ऐसे नाम देना पड़ेगा, नहीं तो नहीं हो। कंप्लीमेंट्री सेट ऑफ, फॉर एग्जाम्पल लिख लो पी, सेट का नाम है मान लो पी, ठीक है। तो उसे कैसे वेन डायग्राम में दिखाएंगे, शेड करना है रेक्टेंगल अदर देन पी। फिर अगर हमें ए माइनस बी करना है, मतलब सेट ए माइनस बी, ऐसा अगर करना है, ए माइनस बी एग्जाम्पल, ए माइनस बी के जगह पी माइनस क्यू, एक्स माइनस वाई, कुछ भी लिख सकते हैं हम लोग। शेड पोर्शन, शेड पोर्शन ऑफ ए अदर देन कॉमन पोर्शन विथ बी। और बी माइनस ए अगर करना है, शेड पोर्शन ऑफ बी अदर देन कॉमन पोर्शन विथ ए। अच्छा, अब हम लोग एक एक करके सीखेंगे कि कैसे करके होगा। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर क्या बोला है, सेट को सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो एक बार हम बता देते हैं कि सेट क्या होता है।
एकदम छोटा बता देते हैं, एकदम सिंपल तरीके से। जो एग्जाम्पल से मैंने स्टार्ट किया था वही दिखा देते, देखो, क्योंकि सुधांशु को नहीं पता है तो हम एक बार बता देते। सेट जो है वो सिंपल क्या है कि अगर हम लोग किसी भी चीजों का कलेक्शन करते हैं, जैसे तुम्हारे पास कलेक्शन ऑफ पेन्स है, ठीक है, बहुत सारे पेन है, ठीक है, तो वो पेन का जो कलेक्शन है उसको हम लोग सेट बोल सकते हैं। लेकिन सेट में एक चीज क्या होता है, सेट को हम लोग जैसे ये देखो, फ्रूट्स का कलेक्शन, वेजिटेबल्स का कलेक्शन, ठीक है, प्लेइंग नेशंस, हम लोग अगर ये लिस्ट डाउन कर रहे हैं कौन कौन से नेशंस इस गेम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो वो हो गया कलेक्ट कर रहे हैं नाम, ठीक है। अब किस रिगार्डिंग कर रहे हैं, जो हमें ऑब्जर्व करना है, फ्रूट्स का कलेक्शन कर सकते हैं, वेजिटेबल, प्लेइंग नेशंस, जैसे मैंने बोला। अगर कुछ नहीं दिखता है, ये सब दिखता है, अगर नहीं दिखता है लाइक हीट, ऑक्सीजन, इस तरीके के चीजों का कलेक्शन, तो यहाँ पर बोल रहा है कि लेकिन सेट थ्योरी में एक चीज क्या होना चाहिए, कलेक्शन हम लोग सिर्फ वेल डिफाइंड चीजों का ही कर सकते थे। वेल डिफाइंड चीजों का मतलब हो जाता है, जैसे मैंने बोला गुड टीचर, अब गुड टीचर का कोई डेफिनेशन नहीं होता है। किसी के लिए गुड टीचर वो होगा जो डांटता नहीं, किसी के लिए गुड टीचर वो होगा जो मतलब मान लो क्या बोले, मतलब अपने अपने हिसाब से हो सकता है। कोई कोई बोलेगा कि भाई मुझे डांटता नहीं है, ज्यादा पढ़ाता नहीं है, गुड टीचर है। कोई बोलेगा ज्यादा पढ़ाता है तो गुड टीचर है। तो गुड टीचर का डेफिनेशन ह्यूमन टू ह्यूमन चेंज हो सकता है, ठीक है। तो वो वेल डिफाइंड नहीं हुआ। इंटेलिजेंट स्टूडेंट, अब हम सोचेंगे कि अभी मैंने एक क्वेश्चन किया, उसके बेसिस पे किसने क्या आंसर दिया, उसके बेसिस पे हम समझेंगे कि इंटेलिजेंट है कि नहीं है। और कोई मार्क्स देख के जज करेगा कि इंटेलिजेंट है कि नहीं है। तो ये सब जो है इंटेलिजेंसी, ये गुड, ये सब जो क्वालिटी है, ये सब वेल डिफाइंड नहीं होता है, ठीक है। अगर हम लोग कोई क्राइटेरिया फिक्स करते हैं तब वो वेल डिफाइंड होगा। जैसे मैंने बोल दिया कि किसी को 10 आउट ऑफ 10 मिला तो वही इंटेलिजेंट है, तब क्राइटेरिया, तब वो वेल डिफाइंड हुआ। तो वेल डिफाइंड चीजों का हमें जब कलेक्शन करना है उसको हम लोग सेट बोलते हैं। और जो कलेक्शन करते हैं उसको ऑब्जेक्ट्स बोल सकते हैं, उसको एलिमेंट्स बोल सकते हैं, उसको मेंबर बोल सकते हैं, ठीक है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था सेट ऑफ वावल्स, ठीक है। तो वावल्स क्या होता है, ये वेल डिफाइंड है, क्योंकि किसी से भी पूछेंगे तो वावल्स वो 5 ही बताएगा, A E I O U। अब सेट में लिखने का रूल्स क्या है, सेट का जो नाम होगा वो कैपिटल लेटर से होगा, और सेट के अंदर जो एलिमेंट्स होंगे वो स्मॉल लेटर के होंगे, अगर लेटर यूज हो रहा है तो। अगर नंबर यूज हो रहा है तो नंबर का तो स्मॉल और कैपिटल कुछ होता नहीं है, और ये ऑलवेज ऐसे ब्रैकेट के अंदर लिखना पड़ेगा। बस इतना पता होगा तो आज हम लोग जो सीखेंगे वो मतलब समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहाँ पर हम लोग वेन डायग्राम में आते हैं। वेन डायग्राम में बोला है कि सेट को हम लोग सर्कल से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब सेट का सर्कल से डिनोट करना पड़ेगा। इंटरसेक्शन ऑफ सेट क्या होता है, इंटरसेक्शन ऑफ सेट यहाँ पर लिखते हैं, देखो समझाते हैं। इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, ठीक है। अगर हम लोग इसको ड्रॉ करते हैं, इंटरसेक्शन ऑफ सेट ए एंड बी, तो पहले हम एक एग्जांपल लेंगे, ठीक है। पहले हम याद दिला देते हैं कि इंटरसेक्शन कैसे होता है। तो मान लो ए एक सेट है, ठीक है, जिसमें कुछ एलिमेंट्स है, हम नंबर लेंगे। जैसे मान लो इसमें है 1 2 3 और 5, ठीक है। और बी मैंने एक सेट ले लिया जिसमें मैंने कुछ एलिमेंट्स ले लिया 1 2 4 8 और 9, ठीक है। अब ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा, इंटरसेक्शन का मतलब हम बता देते हैं, जो एलिमेंट्स ए और बी में कॉमन है वही लिखना होता है। तो बोलो ए और बी में कॉमन क्या है, 1 2। 1 2, ठीक है। ए और बी में 1 2 कॉमन है। अब इस चीज को हमें ड्रॉ करके दिखाना है, ठीक है। अच्छा, क्या एग्जाम में ड्रॉ आएगा, नहीं एग्जाम में ड्रॉ तो नहीं पूछेगा, बट अभी ये समझेंगे तब जाके जो हमारा क्वेश्चंस होता है मतलब सेट पे वेन डायग्राम रिलेटेड आएगा तो समझ में आएगा, तो उसमें हेल्प होगा, मतलब तभी वो क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर पाओगे, ठीक है, नहीं तो नहीं कर पाओगे। वैसे ड्रॉ नहीं देगा एग्जाम में, ये हम बताते हैं, ऐसे नहीं देगा कि बैठ के ड्रॉ करो, ठीक है। ये मैंने एक सर्कल बनाया। हम पहले इंटरसेक्शन समझाते हैं, इंटरसेक्शन कैसे होता है। ये ऐसे इंटरसेक्ट करने का मतलब दोनों सेट में कुछ कॉमन होगा तो ही इंटरसेक्ट हो सकता है। तो ए और बी अगर दो सेट है तो उसमें एक कॉमन पोर्शन मुझे बता सकते हो, इस ड्रॉ में कॉमन एरिया कौन सा है, जब ओरली बताओ, फिर भी बताओ कौन सा कॉमन एरिया है, ये वाला, हम ऐसे नाम दे रहे हैं, ये 1, ये पूरा इधर, ये 2, ये जो ऐसा दिख रहा है, ये 3, कौन सा कॉमन एरिया है, 2 2। ठीक है, ये कॉमन एरिया है। तो इसको हमें ऐसे करके दिखाना है, मतलब
कैसे करके समझाएंगे कि इंटरसेक्शन पॉइंट कौन सा है ड्रॉ के थ्रू से? तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो, शेड। शेड मतलब इस तरीके से लाइन लगाना होता है। शेड करना है कॉमन पोर्शन ऑफ टू सर्कल, तो दोनों सर्कल के बीच में जो कॉमन पोर्शन है उसे शेड करना है, तो इंटरसेक्शन पोर्शन ये वाला हो गया। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी। अब इसी चीज को इस एग्जाम्पल में अगर ड्रॉ करते हैं तो वो कैसे बनेगा, ठीक है? तो एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग हम लोग ऐसे अगर दो सर्कल बनाते, एक ए सर्कल बना लिया, एक बी सर्कल बना लिया, ठीक है? मुझे एक चीज बोलो कि कहाँ पर कौन सा एलिमेंट लिखना चाहिए? ये यही ड्रॉ समझने का मतलब है, और कुछ नहीं। बोलो कहाँ कौन सा एलिमेंट लिखे? ये नाम दे देते हैं, चलो ए, और ये नाम दे दिया बी। इधर वाला ए सर्कल, इधर वाला बी सर्कल। बोलो कहाँ कौन सा एलिमेंट लिखे? फर्स्ट है 3 5, सही है, यहाँ पर 3 और 5। इधर 1 2 1 2, ये मार्च पर हाँ मार्च ये बीच में आ जाएगा, और ये इधर 4 8 9 4 4 8, 8 9 4 8 और 9। बीच में 1 2 क्यों आया? क्योंकि 1 और 2 ए का भी पार्ट है, 1 और 2 बी का भी पार्ट है। तो जहां पर दोनों का कॉमन, देखो अब ये सर्कल को ऐसे अगर देखोगे तो ये देखो, ये ऐसे मैंने एक बार सर्कल बनाया, तो इस सर्कल के अंदर क्या क्या है? एलिमेंट 1 2 4 8 9, जो कि बी का पार्ट है, ठीक है? और अगर हम इस सर्कल को ऐसे कर लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं, ऐसे, ठीक है, ये इस सर्कल को दूसरे कलर से डिफाइन कर देते हैं, ठीक है? तो इसमें क्या क्या आ रहा है? 1 2 3 5, जो कि ए का पार्ट है, ठीक है? तो कॉमन क्या है? 1 2। तो कॉमन कहाँ लिखेंगे वो दिखाया मैंने, ठीक है? तो कॉमन एलिमेंट को इस तरीके से दिखाया जाता है। अब इसको कैसे करके हम लोग सेट में डिफाइन करेंगे? ये एरिया को हमें शेड करना होता है, ये एरिया को हमें शेड करना होता है। तो ये जो लिखा हुआ है, आई होप कि इसका मतलब समझ में आया होगा कि शेड कॉमन पोर्शन ऑफ टू सर्कल का मतलब क्या होता है, ठीक है? फिर यूनियन ऑफ सेट हेडिंग करो, वो हम समझाएंगे कि यूनियन ऑफ सेट क्या होता है, ठीक है? यूनियन ऑफ सेट, ए बी लिख दो, सारे एग्जाम्पल ए बी से ही लिखते हैं। यूनियन ऑफ सेट ऑफ ए एंड बी। तो पहले हम नॉर्मल बताते हैं यूनियन को कैसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं। मान लो ये एक सेट है ए और एक सेट है बी। ये सेट हो गया ए, ये सेट नाम दे देते हैं ए, इस सेट को नाम दे देते हैं सेट बी, ठीक है? अब अगर मुझे यूनियन करना है, यूनियन का मतलब क्या होता है? यूनियन का मतलब होता है सारे एलिमेंट्स को इकट्ठा लिखना। तो पहले एक एग्जांपल देते हैं, फिर तब समझ में आएगा। जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर। एग्जांपल में ए लिख दिया मैंने, 4 5 6 और 9, ठीक है? और बी लिख लिया 1 4 5 7 और 8, ठीक है? तो मुझे बोलो ए यूनियन बी कितना होगा? यूनियन का मतलब है सारे एलिमेंट्स इकट्ठा लिखना है, लेकिन रिपीट जो हो रहा है उसे एक ही बार लिखना है। ए और बी में जितने भी एलिमेंट सबको मिला के लाइन बाय लाइन लिखना है, लेकिन डबल बार किसी को भी नहीं लिखना है। तो बोलो कैसे लिखोगे? 1 4 6 1 4 5 6 7 8 9 7 8 और 9। 1 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है? तो 4 दोनों में ही था, 5 दोनों में ही था, लेकिन एक ही बार लिखना है। 1 4 5 6 7 8 9, ठीक है? अच्छा, अब इसको यहाँ पर ये बन गया ए यूनियन बी। मतलब मुझे क्या लेना है? ए के अंदर जो एलिमेंट है वो भी लेना है, बी के अंदर जो एलिमेंट है वो भी लेना है। तो हम पहले नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, फिर इसमें दिखाएंगे, ठीक है? ये इस एग्जाम्पल का पहले ड्रॉ करते हैं, फिर ये नॉर्मल बताएंगे कैसे होगा। तो यहाँ पर ए लिख दिया, ठीक है? ये हो गया सेट ए, और ये मैंने लिख दिया सेट बी। अब बोलो कौन सा एलिमेंट कहाँ लिखे? सेट ए में क्या क्या एलिमेंट जाएगा? 4 5 6 9, लेकिन कौन सा एलिमेंट कहाँ लिखना चाहिए? क्या यहाँ पर ही लिख दे 4 5 6 9, या फिर कहाँ लिखे? बोलो। फर्स्ट है 6 9। हाँ,
ये इतने पोर्शन में 6 9 और कॉमन पोर्शन में 5 4 5, ठीक है। अच्छा, और इधर बाकी यहाँ पर क्या आ जाएगा? 1 7 8 बाकी इधर आ जाएगा 1 7 8, ठीक है। तो सिंपल सा बात हो रही है यहाँ पर। ये मेरा सेट ए था, ठीक है। सेट ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट है? सेट ए के अंदर है 4 5 6 9। तो ये सेट ए के अंदर ही आया, लेकिन 4 5 दोनों में कॉमन था, ठीक है। इसीलिए 4 5 को ऐसे जगह पे लिखा जो सेट ए का भी पार्ट हो जाएगा, सेट बी का भी पार्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, अब इसमें शेड कैसे करना है? देखो लिखा हुआ है शेड कैसे करना है। शेड यहाँ पर कैसे हुआ, लिखा हुआ है शेड फुल पोर्शन ऑफ बोथ सर्कल, दोनों सर्कल का फुल पोर्शन हमें जो है ऐसे हो जाए, ऐसे हो जाए। क्योंकि अगर मुझे क्या, क्योंकि मेरा आंसर क्या निकल के आया, मैथमेटिकली निकल के आया 1 4 5 6 7 8 9। तो ये सारे एलिमेंट्स को मुझे शेड के अंदर लेना है, ठीक है। तो ये देखो शेड के अंदर आ गया, 1 4 5 6 7 8 9 सभी आ गया, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर नॉर्मल दिखाए, जैसे ये एलिमेंट के साथ मैंने एग्जाम्पल के साथ समझा दिया, अब नॉर्मल अगर समझाने चाहे तो फिर इसमें कैसे दिखेगा? इसमें ऐसे दिखेगा, पेंसिल से ऐसे रैंडम दिखे। तो ये क्या बन गया? ये ए यूनियन बी बन गया, ठीक है। तो ये देखो, ये ए इंटरसेक्शन भी इतना पोर्शन था, ए यूनियन भी ये पूरा पोर्शन हो गया, ठीक है। इस तरीके से बोलो, यहाँ तक समझ में आया? ड्रॉ यहाँ तक समझ में आया कि नहीं आया? मुझे एक चीज बताओ कि समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? बिल्कुल नहीं आ रहा है, बोलो। yes Yes, ma'am. सुधांशु को समझ में नहीं आ रहा है क्या? थोड़ा आवाज ही नहीं आ रही मुझे। अच्छा, यूनिवर्सल सेट को कैसे डिनोट करेंगे? रेक्टेंगल से। ऐसे रेक्टेंगल, मेरा उतना अच्छा रेक्टेंगल नहीं हुआ, बट ऐसे रेक्टेंगल से डिनोट होता है, ठीक है। यूनिवर्सल सेट, इसको हम लोग एस या यू से डिफाइन करते हैं। यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट्स रहेगा वो शेड किस पोर्शन को करना है, देखो। गुड मॉर्निंग मैम। शेड किस पोर्शन को करना है? देखो यूनिवर्सल सेट का मतलब रेक्टेंगल से होगा, यहाँ शेड मैंने लिखा नहीं, बट शेड पूरे जगह पे होगा, जितना रेक्टेंगल है वो पूरे में शेड है। ये हो गया। अब हम एक एग्जांपल ले रहे हैं, ठीक है। मान लो मैंने लिख दिया एस इक्वल 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, बस और नहीं लिखेंगे। अब मुझे बोलो कि अगर मुझे इसका ड्रॉ करना है, ये एस का मतलब यूनिवर्सल सेट हो गया, तो ये जो 1 से लेके 10 तक मैंने रैंडमली लिखा, ये कहाँ पर लिखेंगे? ये सारा एलिमेंट्स कहाँ पर लिखेंगे? बोलो कहाँ पर लिखेंगे? rectangle रेक्टेंगल के अंदर, सही है, रेक्टेंगल के अंदर लिखेंगे। नॉर्मली लिख दो जहां मन चाहे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। शेड कहाँ पर होगा? पूरे अंदर में ऐसे शेड हो जाए।
ठीक है, ये हो गया, ये हम लोग का यूनिवर्सल सेट। ठीक है, अच्छा उसके बाद कंप्लीमेंट्री ऑफ सेट पी। ठीक है, ये सेट पी एग्जांपल है, तुम लोग पी के जगह कुछ और भी लिख सकते हो, मतलब हम लोग कंप्लीमेंट्री ड्रॉ करना सीखेंगे, तो देखो कैसे कंप्लीमेंट्री सेट। ठीक है, कंप्लीमेंट्री सेट है, तो एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल ये है कि कंप्लीमेंट्री ऑफ ए, कंप्लीमेंट्री ऑफ ए, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं, ए के माथे पे ऐसे सी लिखते हैं, ए कंप्लीमेंट, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं ए डैश। ठीक है, ये होता है कंप्लीमेंट्री। अब कंप्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, कंप्लीमेंट्री का मतलब ये होता है कि जो यूनिवर्स में है बट इस ए सेट के पास नहीं। ठीक है, मतलब ये यूनिवर्सल सेट कैसे डिनोट होगा, रेक्टेंगल में, अभी सिखाया। ठीक है, अभी सिखाया कि यूनिवर्सल सेट रेक्टेंगल। अब यूनिवर्स के अंदर ही सभी सेट्स रहते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग यूनिवर्स के अंदर रहते हैं ना, तो मैथ्स में वैसे यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या है, कि सेट का यूनिवर्स, तो सारे सेट्स कहाँ पर रहेंगे, यूनिवर्स के अंदर ही रहेंगे, तो यूनिवर्स के अंदर सारा सेट रहता है। ठीक है, तो अगर मान लो एक सेट ए है जिसका हमें कंप्लीमेंट बताना है, तो सेट ए को कैसे ड्रॉ करेंगे, मान लो ऐसे लिख दिया, इसको मैंने लिख दिया सेट ए। ठीक है, अब इसका कंप्लीमेंट्री कैसे बताएंगे, मतलब ये हो गया यूनिवर्सल सेट, ये जो स्क्वायर है ये हो गया यूनिवर्सल सेट, क्योंकि यूनिवर्सल सेट को स्क्वायर से डिनोट किया जाता है, सॉरी रेक्टेंगल से डिनोट किया जाता है, स्क्वायर कर दिया गलती से मैंने। अब ये यूनिवर्स है, इसके अंदर एक सेट है ए। ठीक है, तो ए कंप्लीमेंट मतलब कौन सा पोर्शन होगा, जो यूनिवर्स के पास है बट ए के पास नहीं है, तो मुझे बोल सकते हो ये ए तो यूनिवर्स का इतना जगह ऑक्युपाई किया है, तो ऐसा कौन कौन सा जगह है जो यूनिवर्स में है बट ए के पास नहीं है, ऐसा कौन सा स्पेसेस यहाँ पर दिख रहा है जो यूनिवर्स में तो प्रेजेंट है बट ए के पास नहीं है, कौन सा, क्या ये वाला नहीं, ये जो आउटर में दिख रहा है सर्कल के बाहर, बाहर देखो मेरा ड्रॉ हो जाएगा, ये शेड बना लेंगे, तो तुम लोग बताना क्या ये शेडेड पोर्शन वो पोर्शन नहीं है जो यूनिवर्स में तो प्रेजेंट है बट ए के पास नहीं है। बोलिए, Yes, ma'am. ये पोर्शन यूनिवर्स में प्रेजेंट है बट ए के पास नहीं। ठीक है, अगर अभी भी कंफ्यूजन है तो हम एग्जाम्पल तो लेंगे, उसमें से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल एस ले लिया मैंने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है, ए ले लिया मैंने 2 4 5 6 और 8, तो तुम लोग मुझे बता सकते हो, अभी मैंने जो समझाया उसके हिसाब से ए कंप्लीमेंट क्या होगा, फिर से बताते, यूनिवर्स के पास है बट ए के पास नहीं है, बोलो कौन कौन सा एलिमेंट्स है जो यूनिवर्स में तो है बट ए के पास नहीं। 1, और 9, 3 10. 7 1 9 7 और भी तो है 3 और 10. 8। ये सब यूनिवर्स में है, जैसे हमारे यूनिवर्स में कितना कुछ होता है, लेकिन सभी के पास सब चीज होता है ऐसा कभी नहीं होता है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास कुछ नहीं है। ठीक है, सेम वैसे ही यूनिवर्स में 1 से लेकर 10 तक नंबर है। ठीक है, लेकिन ए के पास बस 2 4 5 6 8 है, क्या नहीं है, 1 3 7 9 10 नहीं है। अब इस चीज को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे दिखाएंगे, तो ये बन गया यूनिवर्सल सेट। ठीक है, तो मुझे बोलो यूनिवर्सल सेट के अंदर क्या क्या एलिमेंट्स लिखेंगे और ए सेट में क्या क्या लिखेंगे। ए सेट ये बना लिया, अब ये क्या मिडिल में ही बनाना होता है, नहीं ऐसा बात नहीं, साइड में भी बना सकते हो, जहां मन चाहे बना सकते हो। तो ये सेट ए के अंदर क्या क्या लिखेंगे, बोलो सेट ए ये वाला हो गया, इसके अंदर क्या क्या लिखेंगे, 1 3 7 9 10 1 3 7 9 और 10। ठीक है, तो फिर बाहर में क्या क्या लिखेंगे, बाहर क्या, ये सही बात है, बाहर क्या क्या लिखेंगे, 1 3 7 2, 9 10। 4. हाँ, थोड़ा सा ये ठीक है, 1 3 7 9 और 10। ठीक है, ये सेट ए के अंदर आ गया, और बाहर क्या क्या जाएगा, 2 4, नहीं गलती हो गया,
गलत है। ए के अंदर क्या क्या आएगा? 2, सेट 4, 5, 6, 8. है 2 4 5 6 और 8, ये तो ए के अंदर आएगा, और जो यूनिवर्स में है बट ए में नहीं है। तो बेसिकली देखो, अगर इस ड्रॉ को हम थोड़ा सा इस तरीके से समझाए तो मुझे लगता है ज्यादा बेटर होगा। जैसे देखो, यहाँ पर मैंने यूनिवर्स में क्या क्या है, 1 से लेकर 10 तक है, तो 1 2 3, यहाँ पर लिख दिया 4, ठीक है, 5 6 7 8, ठीक है, 9 और ये 10 लिख दिया। ये यूनिवर्स के अंदर नंबर है, नंबर जैसा मन चाहे लिख सकते हैं, लेकिन मैंने 2 4 5 6 8 को थोड़ा सा एक ही जगह पे इसीलिए लिखा है क्योंकि ये एक सेट बनाता है जिसका नाम है ए, ठीक है। तो ये देखो, यूनिवर्सल सेट के अंदर, ठीक है, यूनिवर्सल सेट के अंदर जो है ये आ गया ए, जिसके अंदर ये वाला है, मतलब 2 4 5 6 8 यूनिवर्स का भी पार्ट है एज वेल एज ये ए का भी पार्ट हो गया। तो ए का पार्ट क्या नहीं है, 3 7 9 1 10, 3 7 9 1 10, और यही जो पार्ट है जो ए का पार्ट नहीं, उसी को कंप्लीमेंट बोलते हैं। तो कंप्लीमेंट को ड्रॉ में कैसे दिखाएंगे, शेड करके दिखाएंगे, ठीक है। तो शेडेड पोर्शन कौन सा हो जाएगा, ये पार्ट। जब तक हम शेड कर रहे तुम लोग मुझे बताओ कि समझ में आ गया, जो मैंने बताया समझ में आ गया? Yes, ma'am. कोई डाउट है क्या किसी से? डाउट तो नहीं होना, फिर भी अगर है तो पूछो। कम्प्लीमेंट्री, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे कम्प्लीमेंट्री के बाद a माइनस बी अगर दिखाना है तो वो कैसे दिखाएंगे, ठीक है। तो a माइनस बी, तो यहाँ पर लिख रहा है पहले सेट a माइनस बी दिखाना है। a माइनस बी का मतलब क्या होता है, ओनली एलिमेंट्स इन a, समझा देंगे कैसे ये मतलब क्यों होता है, ठीक है। अच्छा, एक पहले एग्जांपल लेंगे तो तुम लोग वैसे ही समझ जाओगे। तो ए में मैंने लिख दिया 1 2 5 6 और 9, ठीक है। मैंने एक बी सेट भी लिया जिसमें मैंने लिख दिया है 3 4 5 7 और 9, ठीक है। मुझे ए और माइनस बी करना है, मुझे ए सेट से बी सेट को माइनस करना है। तो ए सेट से बी सेट को माइनस करने का मतलब क्या एलिमेंट लिखना होता है, ओनली एलिमेंट्स इन ए में जो एलिमेंट्स, ओनली एलिमेंट्स इन ए बट नॉट कॉमन विथ बी, बट नॉट कॉमन विथ बी। बताओ कौन कौन सा एलिमेंट होगा? 1, 2, 1 2 6. 6, ठीक है। तो देखो ए में क्या है, 1 है 2 है 5 है 6 है 9 है, बट हम लोगों ने क्या लिखा, 1 2 6 लिखा। 5 और 9 क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो बी में भी था। तो ए माइनस बी का मतलब है मुझे सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखने हैं ए माइनस बी में जो ए में है बट बी में बी के साथ कॉमन में नहीं है। या फिर मैंने और एक तरीका भी बताया था, ये लास्ट क्लास में बताया था, अब एक बार फिर बताते हैं। और एक तरीके से कर सकते हैं, ये ए लिख लिया पहले, ये देखो ऐसे लिखोगे, अगर किसी को ये प्रॉब्लम होता है करने में तो ऐसे मैंने बोला था करने के लिए। पहले a माइनस बी है तो a का एलिमेंट्स लिख लिया, माइनस बी का एलिमेंट लिख लिया, 3 4 5 7 9, ठीक है। अब कॉमन एलिमेंट b के साथ क्या है, ये a लिखा हुआ है ये b लिखा हुआ है। कॉमन एलिमेंट b के साथ क्या है, क्या 1 b में है, नहीं है तो 1 लिखो। क्या 2 b में है, नहीं है तो यहाँ 2 लिख लो। क्या 5 बी में है, हाँ है, तो कैंसिल आउट करो क्योंकि कॉमन तो लिखना नहीं है। 6 बी में है, नहीं है तो यहाँ लिख दो, ठीक है। अच्छा, क्या 9 बी में है, हाँ है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो मुझे ए के अंदर सिर्फ और ए से, मुझे बी का बचा हुआ एलिमेंट देखना नहीं, मुझे ए के अंदर से वो सिर्फ एलिमेंट्स को कलेक्ट करना है जो सिर्फ और सिर्फ ए में है बट बी के साथ कॉमन नहीं है, उसी को ए माइनस बी बोला जाता है, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो वो कैसे दिखेगा, देखो। देखो ड्रॉ करने से कैसे दिखेगा, तो पहले दो सर्कल होगा, एक सेट ए के लिए और एक सेट बी के लिए। सर्कल बनाएंगे पहले, ठीक है, एक सेट बी का सर्कल। पहले तुम लोग बताओ ए के अंदर क्या क्या एलिमेंट लिखे, बी के अंदर क्या लिखे। मान लो ये है सेट ए, ठीक है, ये है सेट बी। तो सेट ए में है 1 2 5 6 9, बोलो 1 2 5 6 9 कहाँ पर लिखे?
सेट ए में 1 2 5 6 9 कहाँ कहाँ लिखें? 1 to 6. 1 2 6 इसको हम लोग ऐसे इधर लिखेंगे, है ना? और 1 2 6 लिख लिया। 5 9 कहाँ लिखना चाहिए? 5 9 ऐसा एलिमेंट है जो बी में भी है, तो ए और बी दोनों पोर्शन में आ रहा है। सर्कल का वो कौन सा पोर्शन है जो ए का भी पार्ट है बी का भी, ये वाला पार्ट है ना? तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? कौन सा एलिमेंट्स डालेंगे? 5 और 5 9. 9, ठीक है। अच्छा, बी का इधर क्या लिखे? बी का 5 9 लिख चुके हैं हम लोग, अभी जब लिखे तो बी में भी वो आ गया। अब बाकी एलिमेंट्स इधर लिखेंगे। बाकी क्या क्या बचा? 3 4 3. 7. 3 4 7 जैसे मन चाहे लिख सकते, बस इतने से जगह पे ही लिखना, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताना है कि a माइनस बी। a माइनस बी मतलब क्या आ रहा है? 1 2 6 मतलब ओनली ए कौन सा पोर्शन है? ड्रॉ देखने से ही तो पता चलेगा ओनली ए कौन सा पोर्शन है। ये पोर्शन, ये पोर्शन ओनली ए है। बोलो, ड्रॉ समझ में आया? ये ओनली ए पोर्शन नहीं है, ओनली ए। ये भी ए का ही पार्ट है, ये भी ए का ही पार्ट है, लेकिन ये बी का भी तो है, तो ये तो नहीं ले सकते हैं, ओनली ये लेना है। तो ये समझ में आया कैसे हुआ ड्रॉ? Yes, ma'am. अब यहाँ पर जनरली दिखाते कैसे होगा। तो दो सेट है, मान लो एक है सेट ए, एक है सेट बी। सेट ए और ये हो गया सेट बी, ठीक है। अच्छा, अब मुझे अगर a माइनस बी दिखाना है तो मुझे कौन से पोर्शन को शेड करना पड़ेगा? सिर्फ a पोर्शन, जो सिर्फ और सिर्फ a का पार्ट है। a का पार्ट ये कॉमन पोर्शन भी है, बट वो b का भी पार्ट है, तो ये हो जाएगा। इस जगह को हम लोग बोलते हैं a माइनस बी, ठीक है। तो देखो क्या लिखवाया था मैंने शेडिंग में, क्या लिखवाया था? शेड पोर्शन ऑफ ए अदर देन कॉमन पोर्शन विद b। हमें वो पोर्शन शेड करना है जो b के साथ कॉमन नहीं होगा, क्योंकि लॉजिकली वही हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग करेंगे सेट बी माइनस ए। सेट बी माइनस ए, सेट बी माइनस ए ओनली बी, इसका मतलब, ठीक है, ओनली बी। अब और डिटेल्स में नहीं लिख रहे, इसका मतलब भी वही होगा, ओनली एलिमेंट्स इन बी बट नॉट कॉमन विथ ए, इसका मतलब भी वही होगा, ठीक है। तो पहले एक एग्जांपल लेंगे। ए 1 2 5 6 और 9, 3 4 5 7 9, 3 4 5 7 और 9, ठीक है। सबसे पहले मुझे बताओ b माइनस ए क्या होगा? b माइनस ए का मतलब सिर्फ वो एलिमेंट्स लिखना है b का जो सिर्फ और सिर्फ b का है, किसी के साथ शेयरिंग में नहीं है, मतलब a के साथ शेयरिंग में नहीं है। वो कौन कौन सा एलिमेंट है? 3 4 3 4 और 7. 3 4 और 7, ये तीन ऐसा एलिमेंट है जो बी के पास है लेकिन ए के साथ शेयरिंग में नहीं है, ठीक है। अब इसको अगर ड्रॉ करेंगे तो ये कैसे होगा? ये मैंने दो सर्कल बना लिया, एक सेट ए का, एक सेट बी का, सेट बी का, ठीक है। अच्छा, मुझे बताओ कि ए में कॉमन जगह पे क्या लिखे, पहले वो डिसाइड कर लेते हैं। कॉमन जगह पे क्या लिखे पहले वो लिख लो। ए और बी का कॉमन जो है वो क्या है एलिमेंट? 5 9. तो 5 9 इधर होगा, ठीक है। अच्छा, तो फिर ए के पोर्शन में और क्या क्या आ जाएगा? 5 9 तो आ चुका है ए के लिए, अगर देखें तो ए का क्या बचा? 1 2 6. 1 6. 1 2 6, ठीक है। बी में भी 5 9 लिख चुके, तो बी का बाकी क्या बचा? 3 4 7. 3 4 7, ठीक है। तो फिर अगर मुझे ओनली बी बताना है तो कहां पर शेड करना पड़ेगा? ये रहा बी का साइड और ओनली बी साइड ये है। ठीक है। अच्छा, अब इसको जनरली बताए तो कैसे हो जाएगा? मतलब बिना वैल्यूज के अगर कोई बोले कि ये कौन सा शेडिंग से क्या पता चल रहा है, तो हम लोग आराम से बता सकते हैं। अगर मान लो शेडिंग कुछ इस तरीके से किया हुआ, ये शेड दे दिया और पूछेगा, मान लो एमसीक्यू में बाई चांस पूछ लिया
कि ये क्या डिनोट कर रहा है, ये शेडिंग कौन से सेट के ऑपरेशन को डिनोट कर रहा है, तो बताना पड़ेगा बी माइनस ए को डिनोट कर रहा है। अच्छा, एक मैंने लिखवाया नहीं है, बट एक दो ड्रॉ और है वो बताएंगे, वो मैंने वहां पर जो है लिस्ट डाउन करवाया, वहां लिखवाया नहीं, बट यहाँ पर हम बताएंगे। ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ए यूनियन बी इसका होल कंप्लीमेंट, ठीक है, ये कैसे ड्रॉ किया जाता है। अच्छा, ए यूनियन बी का मतलब अभी आज ही यूनियन फिर से बताए। यूनियन का मतलब था, ये देखो, यूनियन का मतलब क्या था कि सेट में जितने भी एलिमेंट्स है सभी को हमें एक साथ लिखना है, दो तीन जितने भी सेट रहेंगे, नॉर्मली हम दो ही का एग्जांपल ले रहे हैं, लेकिन कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखना है। कंप्लीमेंट का मतलब था कि यूनिवर्स के पास है बट उस सेट के पास नहीं है जिसका कंप्लीमेंट कैलकुलेट कर रहा है, ठीक है। अच्छा, अब पहले इसका एक एग्जांपल लिखेंगे, फिर हम उसको ड्रॉ करके दिखाएंगे, ठीक है। तो पहले हम एक एग्जांपल लेते हैं। जब भी कंप्लीमेंट आएगा तो एग्जांपल में यूनिवर्सल सेट जरूर बनेगा, तो मैंने लिख लिया 1 2 3 4 5, क्योंकि कंपैरिजन यूनिवर्स के साथ होगा, तो कंप्लीमेंट है तो यूनिवर्सल सेट आएगा ही आएगा। मैंने ए का वैल्यू लिख लिया, मान लो 1,2, और बी का वैल्यू लिख लिया 2,3। तो सबसे पहले तुम लोग मुझे ये बता दो कि ए यूनियन बी कितना होगा। 1 2 3 1 2 3, क्योंकि यूनियन का मतलब है जिन दो सेट में यूनियन हो रहा है। यूनियन का मतलब क्या, जोड़ना, ठीक है, इकट्ठा होना। तो ए बोल रहा है मेरे पास 1 और 2 है, बी बोल रहा है मेरे पास 2 और 3 है, तो दोनों मिला के क्या बोलेंगे कि मेरे पास 1 2 3 है, तो वही हुआ 1 2, ठीक है। अच्छा, अब ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट का मतलब क्या होगा। कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्स के पास है बट जिसका कंप्लीमेंट निकाल रहे हैं उसके पास नहीं है, तो बोलो। यूनिवर्स में तो 1 2 3 4 5 है, और हाँ 4 और 5, ठीक है। यूनिवर्स के पास 1 2 3 4 5 है, यूनिवर्स में से ए यूनियन बी के पास बस 1 2 3 है, क्या नहीं है, 4 5 नहीं है, ठीक है। अब इस चीज को अगर हम लोग ड्रॉ करें तो वो कैसे होगा वो हम दिखाते हैं। ड्रॉ हम यहाँ कर देते हैं। यूनिवर्सल सेट यानी ऐसा एक रेक्टेंगल बनेगा, रेक्टेंगल से यूनिवर्सल सेट को डिफाइन करते हैं। इसके अंदर दो सेट बन जाएगा, एक ए और एक बी, ठीक है। तो ए में क्या क्या आएगा, ए में आ जाएगा 1 2, ठीक है, 2 कॉमन है तो 2 कहाँ लिखेंगे, 2 यहाँ बीच में लिखेंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे 1, और बी के केस में यहाँ लिखेंगे 3, ठीक है। ये बन गया सेट ए और बी, इधर वाला ए, इधर वाला बी हो गया, ठीक है। अब बाहर क्या है, बाहर दो ही एलिमेंट है, एक है 4 और एक है 5, ठीक है। तो शेड कहां पर करना पड़ेगा, मुझे शेड करके क्या बताना है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, मतलब ए यूनियन बी क्या है, ये 1 2 3 जो सर्कल दोनों में लिखा हुआ है वो ए यूनियन बी है, ठीक है। अब ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट का मतलब क्या है कि यूनिवर्स में है बट ए यूनियन बी के पास नहीं है, वो दो एलिमेंट है 4 5, तो मुझे 4 5 को शेड करना पड़ेगा। 4 5 कहाँ है, इस रेक्टेंगल में 4 5, तो यहाँ से ऐसे ऐसे साइड बाई साइड सर्कल को बचाते हुए, सर्कल के अंदर नहीं करना है, ठीक है। शेडेड पोर्शन का मतलब हो जाता है जिस पोर्शन को हम लोग ड्रॉ के थ्रू से बताना चाहते हैं, मतलब 4,5 को हम ड्रॉ के थ्रू से बताना चाहते हैं, ठीक है वो। तो इन जनरली इसका ड्रॉ कैसे होता है, अगर कोई डेटा वेटा नहीं देता है तो ड्रॉ कैसे होता है, सिंपल एस दो सर्कल, सर्कल थोड़ा बड़ा करते हैं तो शेड कम करना पड़ेगा मुझे, ये ऐसे कर दो, ये ऐसे, क्योंकि ये हो गया ए सेट, ये हो गया बी सेट, मुझे बताना है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी मतलब ये पूरा, ठीक है, और उसका होल कंप्लीमेंट, कंप्लीमेंट का मतलब यूनिवर्स में है बट ए और बी के पास नहीं है, तो ये ए और बी के पास क्या है, जो सर्कल के अंदर है वही ए और बी के पास है, सर्कल के बाहर जो भी दिख रहा है वो ए और बी के पास नहीं। तो ये शेड करके हमें मिल गया ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है, ए यूनियन बी का होल कंप्लीमेंट। अच्छा, और एक ड्रॉ करेंगे ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ये भी सीखेंगे। ए इंटरसेक्शन बी का होल कंप्लीमेंट, ठीक है। कंप्लीमेंट को सी भी लिखते हैं, ऐसे डैश भी लिखा जाता है, ठीक है। कंप्लीमेंट को सी भी लिख सकते हो, डैश भी लिख सकते हो। अब इसको कैसे दिखाएंगे, तो सबसे पहले एग्जाम्पल से समझेंगे, एग्जाम्पल ले लेंगे। एग्जाम्पल में लिखेंगे, पहले यूनिवर्सल सेट आएगा, ठीक है, सेम एग्जाम्पल ले रहे हैं, 1 2 3 4 5, ए 1,2, बी 2,3। तो सबसे पहले बोलो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो,
इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पोर्शन। बोलो कॉमन पोर्शन यानी कॉमन एलिमेंट यहाँ पर क्या है? 2. तो ए इंटरसेक्शन बी का अगर होल कंप्लीमेंट करते हैं मतलब यूनिवर्स के पास है बट ए इंटरसेक्शन बी के पास नहीं है, ऐसा कौन कौन सा एलिमेंट्स है? 1, 3, 4, 5. 1, 3, 4 और 5। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे? यूनिवर्सल सेट है तो यूनिवर्सल के लिए ऐसे एक रेक्टेंगल बना लेंगे। ठीक है, इसके अंदर दो सेट जाएगा, एक ए और एक बी। ये ए और ये मैंने बना लिया बी। ठीक है, अब कहाँ पर कौन सा एलिमेंट लिखना चाहिए? बी, ये 2 कॉमन है, यहाँ पर आ जाएगा। ए के यहाँ पर 1 आ जाएगा, बी के यहाँ पर 3 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या निकाल के देना है? हमें निकाल के देना है, अच्छा ये 1, 2, 3 हो गया, 4, 5 कहाँ है? 4, 5 इधर है। ठीक है, 4, 5 इधर हो गया। अब ये साइड भी लिखना है? नहीं, तुम लोग कहीं पर भी लिख सकते हो। 4, 5 ये सर्कल के बदले कहीं पर भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ भी लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, यहाँ लिख सकते हो, जहां लिखना चाहे लिख सकते हो, लेकिन ऐसी जगह पे लिखो जो ताकि शेड करने के बाद वो दिखे। ठीक है, तो ऐसी जगह पे लिखिए। अच्छा, अब हमें क्या करना है? एक कम इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट बताना है। मतलब हमें क्या बताना है? 1, 3, 4, 5 को शेड करना है। 1, 3, 4, 5 मतलब शेडिंग कैसे होगा? शेडिंग इस तरीके से शेडिंग हो जाएगा ऐसे। टू के अलावा बाकी सारा तभी तो आएगा 1, 3, 4, 5। टू के अलावा बाकी सारा पोर्शन, टू में मैंने शेडिंग नहीं किया है, देखो बाकी सभी में मैंने शेडिंग किया है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। अच्छा, अब इसको जनरली अगर हम लोग ड्रॉ करें तो कैसे होगा? मतलब कोई एलिमेंट बिना अगर ये ड्रॉ दिखाना चाहे तो ये कैसे हो जाएगा? ये हो गया रेक्टेंगल। ए बी, तो शेड करने पे ऐसे होगा। क्योंकि ये बीच का जो दिख रहा है ये वाला, ये यहाँ पर नहीं जाना चाहिए, बाई चांस चलना जाए। ये जो खाली पोर्शन दिख रहा है ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी होल कंप्लीमेंट। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी में है लेकिन यूनिवर्स में है, बट ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है। तो ए इंटरसेक्शन बी में क्या है? सिर्फ 2 है, ये सिर्फ ये जगह है, बाकी सारा ही क्या हो जाएगा? कंप्लीमेंट्री हो जाएगा। अच्छा, अब नेक्स्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे? नेक्स्ट अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ फॉर्मूला। ठीक है, ये ड्रॉ जो है ये ड्रॉ इसीलिए मैंने समझा दिया ताकि इसके बाद जो क्वेश्चन करोगे समझने में आसानी रहेगा, और अभी हम लोग जो फॉर्मूला पढ़ेंगे वो भी आसानी से याद रहेगा। तो सबसे पहले लिखेंगे टू सेट ऑपरेशन फॉर्मूला। क्या ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा? हाँ याद रखना पड़ेगा, लेकिन हम समझा देंगे तो समझ के याद रखना। तो फॉर्मूला है एन ऑफ, इसको एन ऑफ बोलते हैं, ए यूनियन बी इक्वल टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। समझाते हैं ये फॉर्मूला कैसे आया, कहाँ से आया। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल से समझाएंगे। तो हम लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल। मान लो मैंने लिखा है ए इक्वल 2, 3, 4 और 6। ठीक है, बी लिख लिया है 1, 5, 6, 1, 5 और 6। ठीक है, अच्छा अब
A यूनियन B कितना होगा ये बताओ। वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स 1 2 3 4 5 6 A यूनियन B का मतलब होगा A और B को मिला के बताना है, कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखना है। A इंटरसेक्शन B कितना होगा? 6 सिर्फ 6। अच्छा, अब हम ये पूछेंगे कि एन ऑफ ए कितना है, तो कैसे आंसर दोगे? अगर नहीं पता है जिनको, वो भी बता सकते हैं। तुम लोग को काउंट करना है इसके अंदर कितने सारे एलिमेंट है और बताना है कि उसका वैल्यू जो है वही होता है एन ऑफ ए, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए। बोलो कितने सारे? 4, एन ऑफ बी कितना होगा? 3, एन ऑफ ए यूनियन बी कितना होगा? काउंट करो। 6, 6। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 1, अच्छा, अब ये तो पता चल गया, तो ए यूनियन बी का आंसर क्या आना चाहिए? 6 आना चाहिए, अगर मान लो हम लोग इस फॉर्मूले से ये निकाल दें। ठीक है, अच्छा अब इसको हम सर्कल में भी ड्रॉ करके दिखाएंगे। सबसे पहले कॉमन एलिमेंट को लिखना चाहिए जब भी ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर 6 लिख दिया। ए में क्या आएगा? 2 3 4 और ये 6 आ चुका है। बी में क्या आएगा? 1 और 5 6 आ चुका है। ठीक है, ये बन गया, ये ए सेट, ये बी सेट। ठीक है, तो ए यूनियन बी का मतलब क्या है? ए और बी में मिला के जितने सारे एलिमेंट है ये आ गया। अच्छा, अब देखो यहाँ पर देखो कि अगर हम लोग ये देखें कि ए यूनियन बी में कितना एलिमेंट आ रहा है, तो हमें दिख रहा है कि 6 एलिमेंट। यहाँ भी हम लोगों ने देखा, यहाँ भी काउंट करोगे तो 1 2 3 4 5 6, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब कौन सा जगह है? शेड करके देखो, ये पूरे जगह को हम लोग ए यूनियन बी में। ठीक है, ये 6 हो गया। अब इसको फॉर्मूले में देना पड़ेगा, तो देखो फॉर्मूले का यहाँ पर क्या डेफिनेशन, मतलब कैसे करके समझ में आएगा। एन ऑफ ए यूनियन बी का मतलब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी। ठीक है, हम लोग तो यही कर रहे हैं ना, ए यूनियन बी का मतलब ए और बी को हम लोग मिला के लिख रहे हैं। एन ऑफ ए और बी को हम लोग मिला के लिख रहे हैं, तो एन ऑफ ए कितना है? 4। ठीक है, एन ऑफ बी कितना है? 3। ठीक है, तो 4 और 3 मिला के 7 आ जाता है, तो वो आंसर तो नहीं होना चाहिए, आंसर 6 होना चाहिए, इसलिए माइनस कर दिया गया है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी को फॉर्मूले। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी को माइनस कर दिया गया, जिसका आंसर 1 है। यहाँ पर हम लोग देख चुके हैं, तो 7 माइनस 1 6 हो गया, आंसर तो मैच हो गया। लेकिन मुझे एक चीज बताओ, ये माइनस क्यों किया गया? क्योंकि यूनियन करने का मतलब है तो दोनों सेट को एक साथ लिखना, यूनियन करने का मतलब है दोनों सेट को एक साथ लिखना, तो हम लोगों ने एक साथ तो लिख दिया, 4 एलिमेंट और 3, तो 7 आ जाता है। फिर -1 क्यों किया गया? इसका लॉजिक बता सकते हो? ड्रॉ देख के, ये सब देख के, ये माइनस क्यों लिया? -1 किस बात का होगा? 7 क्यों आ रहा है बता सकते हो? 7 क्यों आ रहा है? 4 + 3 करके 4 कैसे आया? 4 कैसे आया ये बताओ। तुम लोगों ने जब 4 बोला था, क्या देख के बोला था? कि ए के अंदर 2 3 4 6 है। फिर बी को 3 कैसे बोला था? बी के अंदर 1 5 6 है। क्या 6 दो बार काउंट हो रहा है? yes ma'am, 6 दो बार काउंट हो रहा है ना? कहाँ कहाँ काउंट हो रहा है? दो बार, एक बार A और B, ए और दोनों में दो बार काउंट हो रहा है। ठीक है, ए में भी काउंट हो रहा है, बी में भी, लेकिन काउंट तो एक ही बार होना चाहिए। यूनियन जब लिखते हो तो क्या करते हो? क्या 6 को दो बार लिखते हो? नहीं। तो जब हम लोग इसको फॉर्मूले में लिखते हैं ना, तो यहाँ पर जब मैंने 4 लिखा, तो यहाँ पर कौन कौन सा एलिमेंट के लिए 4 लिखा? 2 3 4 6 के लिए। बोलो हाँ कि ना? और जब हम लोगों ने 3 लिखा, तो कौन कौन से एलिमेंट के लिए? 1 5 6 के लिए। बोलो, क्या ये बात समझ में आया कि हम लोगों ने यहाँ 4 और 3 क्यों बोला था? क्या 1 5 6 और 2 3 4 6 के लिए बोला था कि नहीं बोला था? yes ma'am. ठीक है, तो इसका मतलब
ये लो, ये 156 नहीं हट रहा है, बाकी सब हट गया। अच्छा, तो यहाँ पर 3। तो अगर 6 मेरा 2 बार आ रहा है, क्या मुझे 2 बार लेना चाहिए जब हम लोग यूनियन करते हैं, कि एक ही बार लेना अलाउड है? बोलो। एक ही बार तो लेना अलाउड है। यूनियन का मतलब क्या है कि कॉमन एलिमेंट को एक ही बार लिखेंगे, तो एक ही बार लेना अलाउड है। तो 2 बार काउंट हो रहा है, मुझे एक ही बार काउंट करना है। या तो मुझे ऐसे काउंट में 6 को लेना है, या फिर इसमें काउंट में 6 को लेना है। हम इसमें भी 6 ले लेंगे, इसमें भी 6 ले लेंगे, तो मेरा 6 2 टाइम्स आ जाएगा। तो इसीलिए मुझे एक बार इसे एलिमिनेट करना पड़ रहा है। इसीलिए फॉर्मूला ऐसा बना। ये फॉर्मूले का लॉजिक बता रहे हैं, ठीक है, ताकि फॉर्मूला याद करने में तुम लोग को कोई दिक्कत ना हो। तो बोलो, समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. एन ऑफ ए माइनस बी, देखो हम तो बोल सकते हैं कि रट लो, लेकिन मैंने समझाया, ठीक है। अब तुम लोगों को भी थोड़ा सा सोचना पड़ेगा, तब समझ में आएगा। तो आना तो चाहिए, ऐसा बात नहीं है कि नहीं आएगा, क्योंकि ए यूनियन बी का मतलब भी पता है, इन ए इंटरसेक्शन का भी मतलब पता है। कॉमन पोर्शन को हटा रहे, कॉमन पोर्शन में जो एक ही एलिमेंट है वो मोर देन वन टाइम काउंट हुआ है, लेकिन यूनियन मुझे कॉमन एलिमेंट एक ही बार लिखने के लिए अलाउड करता है, इसीलिए वो फॉर्मूले में ऐसे हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अगर तुम लोग को ये चीज समझ में आ गया है, तो हम एक 2 क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। तो तुम लोग मुझे बताना उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। हम 2 क्वेश्चन दे रहे हैं। सबसे पहले लिखो, मुझे सॉल्व करके बताओ। एग्जाम्पल 1, n of p 6, n of q 4, n of p intersection q 3, find n of p union q। बोलो कितना होगा? जो फॉर्मूला अभी लिखवाए उसी से बोला। 2 सेट ऑपरेशन इसीलिए बोला जाता है क्योंकि ए और बी 2 सेट के बीच में हम लोग ये फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं। अब ए बी कंपलसरी नहीं कि लिखना पड़ेगा, पी क्यू एक्स वाई एम एन जो लिखना चाहो लिख सकते हैं। आंसर निकालो कितना। 7। सही है, 7 होगा। ये तो देखो सिंपल सा चीज है, इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। पी यूनियन क्यू अभी फॉर्मूला सिखाया, एन ऑफ पी प्लस एन ऑफ क्यू, लेकिन हमें पता है यूनियन करने का मतलब 2 सेट को इकट्ठा करना, लेकिन इकट्ठा करते वक्त हमारे कॉमन एलिमेंट्स को हमें यहाँ पर हट गया, ये देखो ये हट जा रहा है अपने, यहाँ पर हो जाएगा एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। सब डेटा दिया हुआ है, देख देख के बस लिखना है और कुछ नहीं करना। 4 और ये हो जाएगा 3। देखो अभी समझना है, एग्जाम में थोड़ी ना समझना है। एग्जाम में जो समझ रहे हो अभी जाके उसका अप्लाई करना है और कुछ नहीं। तो 4 6 10 10 माइनस 3 यहाँ पर हो जाएगा 7। अच्छा, और एक एग्जाम्पल देंगे, मुझे आंसर बताओ। एग्जाम्पल 2। एग्जाम में जब ऐसा क्वेश्चन आएगा बस फटाफट करके आना है और कुछ नहीं। पी यूनियन क्यू 24, एन ऑफ पी 10, एन ऑफ क्यू 18, एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। Four. कितना है? 4. 4। 4 होगा सही आंसर, 4 होगा। फॉर्मूला है ऐसा, P यूनियन Q, यूनियन का फॉर्मूला होता है। यूनियन में क्या होगा, 2 सेट का मिक्स्ड अप, ठीक है। लेकिन ये करते वक्त हम लोग कॉमन एलिमेंट को 2 बार ले लेते हैं, तो फॉर्मूला में हमें ये एक माइनस कर दिया, इसीलिए एन ऑफ पी है हम लोग का 10, एन ऑफ क्यू है हम लोग का 18, और इंटरसेक्शन निकालना है वो नहीं पता, ठीक है।
तो यूनियन दिया हुआ होगा क्वेश्चन में, हाँ दिया हुआ है 24 है ना। तो 24 इक्वल 28 प्लस सॉरी माइनस एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू। तो एन ऑफ पी इंटरसेक्शन क्यू हो जाएगा 28 माइनस 24। Therefore n of p intersection q ये हो जाएगा 4। बोलो क्लियर है? ये 4 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब जैसे हम लोगों ने 2 सेट ऑपरेशन किया, ठीक है, वैसे हम लोग को करना है 3 सेट ऑपरेशन, ठीक है। देखिए 3 सेट ऑपरेशन कैसे होगा, लिखो 3 सेट ऑपरेशन फॉर्मूला। 3 सेट ऑपरेशन फॉर्मूला। 3 सेट में 3 सेट लेंगे, ठीक है। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी अगर होता है तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, देखो ये तो होगा ही, अगर थोड़ा सा भी सोच रहे हो तो ये तो होगा, ये तो होगा ही, ठीक है। तो फिर यहाँ पर माइनस क्या हो जाएगा, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। फिर हो जाएगा एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, एन ऑफ सी इंटरसेक्शन ए, ठीक है, सी इंटरसेक्शन ए प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये, ठीक है। अब ये इतना बड़ा फॉर्मूला याद रखना मुश्किल होगा ना, इसीलिए समझना जरूरी है। जैसे अगर ये समझने का कोशिश किए हो तो ये भी आसानी से समझ में आएगा, ठीक है। तो देखो कैसे होगा, ये हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी, क्योंकि अभी तक 3 सेट हम लोगों ने कभी नहीं किया है ना, तो आज फर्स्ट टाइम कर रहे हैं। तो देखो ये हो जाएगा ए बी और सी, ए बी और सी, ठीक है। अच्छा, अब देखो यहां पर मुझे एक चीज बोलो, जब हम लोग ए सेट को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक है, जब हम लोग ए सेट को कंसीडर कर रहे हैं तो ए और बी का कॉमन पोर्शन को ले रहे हैं, और जब बी सेट को ले रहे हैं तब भी ए और बी का कॉमन पोर्शन को ले रहे हैं। क्या ये ले रहे हैं कि नहीं ले रहे हैं? मतलब मेरा बात समझ में आया? हम ये कह रहे हैं कि अगर हम लोग ए सेट को कंसीडर कर रहे हैं और बी सेट को कंसीडर कर रहे हैं, तब क्या हम लोग इन दोनों के कॉमन पोर्शन को 2 बार नहीं ले रहे हैं? ए के साथ भी ये पोर्शन आएगा, बी के साथ भी ये पोर्शन आ रहा है। क्या ये बात सही है कि नहीं है? यस ठीक है, तो 2 बार लेना अलाउड है कि एक ही बार लेना पड़ेगा? जब यूनियन करेंगे जैसे ए और बी का यूनियन, तो 2 बार लेना है कि एक ही बार लेना है? एक ही बार लेना है, ठीक है। तो एक बार माइनस ए इंटरसेक्शन भी किया गया है, ठीक है, मतलब जो ये तो इंटरसेक्शन है ना, कॉमन पॉइंट है, तो इस कॉमन पॉइंट को एक बार माइनस कर दिया गया, ए और बी के बीच के कॉमन पॉइंट को एक बार माइनस कर दिया गया। फिर अगर बी सी का देखोगे, ये रहा बी, जब बी सेट को कंसीडर कर रहे हो और साथ ही साथ सी सेट को कंसीडर कर रहे हो, तो बी और सी के बीच का जो कॉमन पोर्शन है ये 2 बार आ रहा है, लेकिन वो भी हमें एक ही बार लेना अलाउड है, इसीलिए बी इंटरसेक्शन सी को माइनस किया गया है। माइनस क्यों किया गया वो हम बता रहे हैं। फिर उसके बाद अगर देखें, फिर उसके बाद अगर देखें यहाँ पर, जब हम लोग सी और ए को ले रहे हैं, तो सी और ए के बीच का जो कॉमन पोर्शन है उसको हम लोग कितना बार ले रहे हैं? सी और ए के बीच के कॉमन पोर्शन को भी हम लोग 2 बार ले रहे हैं, जो कि एक ही बार लेना अलाउड है, इसीलिए हम लोगों ने क्या कर दिया, माइनस सी इंटरसेक्शन ए कर दिया। बोलो क्या यहां से यहां तक समझ में आया? फॉर्मूला समझाने का ma'am. कोशिश करते हैं, ठीक है। ए बी सी तीनों जब ले रहे हैं ना, जब हम लोग ए बी और सी तीनों को एक साथ ले रहे हैं, मतलब एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी कर रहे हैं, ये करते वक्त ये पोर्शन 2 बार, ये पोर्शन 2 बार, ये पोर्शन 2 बार करके आ जाता है। 2 बार आना अलाउड नहीं होता, इसलिए एक एक बार वो पोर्शंस को हम लोग हटा रहे हैं, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पर हटा दिया। अच्छा, अब
अब जो मेन पॉइंट है ये समझो, जब हम अलग अलग कलर से करके दिखाते हैं, ठीक है। देखो जब हम लोग ए और बी को ले रहे हैं, ए और बी को ले रहे हैं, तब ये पोर्शन 2 बार ले रहे हैं, ठीक है, ब्लू से दिखाया, ठीक है। अब जब हम लोग बी और सी को ले रहे हैं तो ये पोर्शन को ले रहे हैं 2 बार, वो हटा दिया, ये बी इंटरसेक्शन सी बताने के लिए। और एक कलर लेंगे, ये रेड कलर ले लेते हैं। जब हम लोग ए और सी को ले रहे हैं तब ये वाला पोर्शन हम लोग 2 बार ले रहे हैं, तो इसीलिए हम लोगों ने हटा दिया। अच्छा मुझे एक चीज बताओगे तुम लोग कि ये जो बीच का एक पोर्शन दिख रहा है तुम लोग को, जहां पर सभी कलर आए हुए हैं, ये कौन सा पोर्शन है बता सकते हो? जहां पर सभी कलर आए हैं, ब्लू भी आया है, रेड भी आया है और येलो भी आया है, ये कौन सा जगह है इस ड्रॉ का? A intersection B intersection C. मतलब ये जगह, बोलो ये जगह ना, ये जो छोटा सा ऐसा है, ये जगह। हाँ कि ना बोलो, क्या ये जगह पे सभी कलर आया हुआ है? ये वाला जो जगह है, नहीं समझ में आ रहा है क्या मेरा बात? ये जो कलर यहाँ पर, ये जो ये यहाँ पर येलो भी आया है, यहाँ पर ब्लू भी आया है और यहाँ पर रेड भी आया है। क्या हम ये जगह तुम लोग को दिखा पाए ड्रॉ में? बोलो यहाँ पर ये 3 कलर का ही डेटा आया है कि नहीं? यस मैम। आ रहा है ना, सभी को क्रॉस करते हुए जा रहा है। ये ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब मुझे एक चीज बताओ, जब हम लोग ए और बी को ले रहे थे तब ये पॉइंट आ रहा था, मतलब ये जो जगह है हम इसको अलग से ऐसे काट के दिखाते हैं, मतलब ये काट तो हम नहीं सकते हैं, मान लो ये यहाँ से ऐसे निकाल लिया मैंने कट करके, ठीक है। तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, पहले मैंने ब्लू दिखाया तो हम पहले से ब्लू दिखाएंगे, फिर मैंने येलो दिखाया था तो मैंने ऐसे येलो दिखा दिया, फिर मैंने रेड दिखाया था तो मैंने ऐसे रेड दिखा दिया, ठीक है। तो ये वाले पोर्शन का बात कर रहे हैं। जब मैंने ए और बी को लिया, ए इंटरसेक्शन बी का पोर्शन लिया, मतलब मैंने जब ए बी का यूनियन किया, सुनो, जब मैंने ए और बी का यूनियन किया तब मैंने इस पोर्शन को कंसीडर किया, ठीक है, इस पोर्शन को कंसीडर किया। लेकिन जब मैंने माइनस कर दिया ए इंटरसेक्शन बी को, तब क्या मैंने ये पोर्शन माइनस नहीं किया? बोलो माइनस किया कि नहीं किया? ये पोर्शन इंक्लूड हुआ कब? जब ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी को लिया गया, ए और बी को जब लिया गया तब ये पोर्शन इंक्लूड हुआ। लेकिन जब ए इंटरसेक्शन बी को हटा दिया गया तो उसमें तो ये पोर्शन भी इंक्लूड था, तो ये पोर्शन हटा कि नहीं हटा? बोलो। Yes, ma'am. हटा, ठीक है। अब देखो हम इस चीज को लिख के बता रहे हैं, ठीक है, कैसे लिख के बताएंगे? ये जो पोर्शन है, ये जो पोर्शन है, इस पोर्शन का क्या कंडीशन है? ये पोर्शन जो है इंक्लूड हो रहा है 3 टाइम्स, इंक्लूड्स हो रहा है 3 टाइम्स। कैसे? कैसे 3 टाइम्स इंक्लूड हो रहा है? जिस वजह से इस पे 3 कलर्स दिख रहे हैं। कैसे 3 टाइम्स इंक्लूड हो रहा है? सिंपल बात है, जब ए और बी का यूनियन कर रहे हैं तब वो ब्लू कलर के साथ इंक्लूड हो रहा है, समझो, ठीक है। जब बी और सी का यूनियन कर रहे हैं, ठीक है, बी और सी का यूनियन कर रहे हैं तब वो येलो कलर के साथ इंक्लूड हो रहा है, ठीक है। अच्छा, अब जब हम लोग, मतलब हम कलर से समझाने का कोशिश कर रहे हैं तुम लोगों को, ठीक है, और जब हम लोग ए और सी को ले रहे हैं तो वो रेड कलर के साथ इंक्लूड हो रहा है, जिसका इंपैक्ट ये आ रहा है। लेकिन जब हम लोग ये इंटरसेक्शंस को एक्सक्लूड कर रहे हैं, इंटरसेक्शन को एक्सक्लूड कर रहे हैं, तो हम ये बोलना चाह रहे हैं ये 3 टाइम्स इंक्लूड हो रहा है और 3 टाइम्स ही एक्सक्लूड हो रहा है। बोलो हाँ कि ना? क्या ये 3 टाइम्स इंक्लूड हो रहा है और 3 टाइम्स ही एक्सक्लूड हो रहा है कि नहीं हो रहा है? ये बताओ। Yes, ma'am. यस ठीक है, ये 3 टाइम्स इंक्लूड हो रहा है, 3 टाइम्स से एक्सक्लूड हो रहा है, तो फिर इसका तो जो प्रेजेंस है, जो प्रेजेंस है वही हट जा रहा है, ठीक है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको इंक्लूड करना पड़ेगा। मैंने इस जगह को, ये जो ऐसे दिख रहा है, ये जो कट करके मैंने दिखाया, इस जगह को मैंने 3 बार ही लिया और जब एलिमिनेट किया वो 3 बार ही हट गया, तो वो तो हमारे जो ड्रॉ है उससे हट ही गया, ठीक है, वो हट गया। तो हमें तो उस पोर्शन को इंक्लूड करना है, तो हम लोग क्या करेंगे? उसको ऐड करेंगे। तो ऐड कितना बार करेंगे? एक ही बार चाहिए हमें, जो भी चीज एक ही बार चाहिए। अब एक से ज्यादा बार आ रहा है तभी तो हटाने का जरूरत हो रहा है, तो हम लोग इसे क्या करेंगे? 1 टाइम इंक्लूड करेंगे, ठीक है। और इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलते हैं? इस पोर्शन को हम लोग क्या बोलेंगे? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, तीनों का इंटरसेक्शन पॉइंट। तो ये देखो, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इंक्लूड हो गया, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन से इंक्लूड हो गया। अब ये फॉर्मूला इसलिए ऐसा हुआ है, देखो हम
चाहे तो ऐसे बोल सकते कि इसको याद कर लो, लेकिन याद ही करना पड़ेगा। हम ये नहीं बोलेंगे कि याद नहीं करना पड़ेगा, लेकिन थोड़ा समझ के याद करोगे तो याद हो जाएगा ना कि ये माइनस होगा, ये ऐड होगा क्यों नहीं होगा। ठीक है। अच्छा, अब हम एक एग्जाम्पल देते हैं, एग्जाम्पल उसके थ्रू से देख। तो ये वाला पेज शायद खत्म हो गया। अच्छा, एग्जाम्पल ए 3, 5, 6, 8 और 9, बी 1, 2, 5, 9, 10, 12, 7, 5, 11 और 12। ठीक है। तो एन ऑफ ए बताओ कितना है? 5, और बी 6, सी 4, ए इंटरसेक्शन बी बताओ कितना है? पहले वैल्यू बताओ। 5, सिर्फ 5 नहीं है, और भी कुछ है। 9, 9 भी है। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा? 2, 2। अच्छा, बी इंटरसेक्शन सी बोलो कितना होगा? 5, 12, एन ऑफ बी इंटरसेक्शन सी कितना है? 2, ए इंटरसेक्शन सी बोलो कितना है? 5, और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन सी? 1, 1। अच्छा, तो हमें फॉर्मूले 3 सेट ऑपरेशंस के लिए क्या चाहिए? एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बी इंटरसेक्शन सी, सी इंटरसेक्शन ए, या ए इंटरसेक्शन सी, एक ही बात है। और क्या चाहिए? ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। बोलो ये कितना है? 5, 5। और एन ऑफ कितना हो जाएगा? 1, 1। अच्छा, अब हम लोग फॉर्मूला में इसे लिखते हैं। एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा? एन ऑफ ए, एन ऑफ बी, एन ऑफ सी। देखो फॉर्मूला कितने आसानी से याद होगा। पहले हम लोगों ने सभी को लिया, जब सभी को लेंगे तो कॉमन पोर्शन सभी का बार बार चला जाएगा, तो सभी के साथ सभी के कॉमन पोर्शन को एलिमिनेट करेंगे। तो एक बार ए बी के कॉमन पोर्शन को एलिमिनेट करेंगे, जिसको हम लोग ए इंटरसेक्शन बी बोलते हैं। अगर तुम लोग बी इंटरसेक्शन ए लिखोगे तो भी चलेगा। और किसके साथ? ए के साथ बी का, ए के साथ सी का, और बी के साथ सी का। ये सब दो दो बार आ जाता है, वो एलिमिनेट हो जाएगा। लेकिन एलिमिनेट करते वक्त क्या हुआ, हमारा जो तीनों का कॉमन पोर्शन है वो 3 बार ही एलिमिनेट हो गया, तो एक बार उसे ऐड बैक कर देंगे। ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। अब इसका आंसर निकालते हैं। एन ऑफ ए कितना है? 5। एन ऑफ बी कितना है? 6। एन ऑफ सी कितना है? 4। ए इंटरसेक्शन बी कितना है? 2। ए इंटरसेक्शन सी कितना है? सब हम लोगों ने लिख रखा है, 1। बी इंटरसेक्शन सी कितना है? 2। ए बी सी कितना है? 1। अब इसका आंसर देखो, 5, 6 + 4 10, 10 + 5 15, 15 से माइनस करो 4, कितना हो जाएगा? 11, 11। ठीक है, तो ए यूनियन बी यूनियन सी 11 होना चाहिए। चलो हम लोग एक बार चेक करें होता है कि नहीं। तुम लोग मुझे बताओ, ए यूनियन बी यूनियन सी कितना होगा? यहाँ पर ये लिखेंगे, लिखने के बाद एन ऑफ निकालेंगे। 1, 2, 3, 5, हम्म 6, 7, हम्म 8, 9, हम्म 10, हम्म। 11, 12, अच्छा, अब काउंट करके बताओ, एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी कितना हो रहा है?
11. 11 हो रहा है, प्रूव हो गया। देखो कि 11 फॉर्मूले से भी 11 आ जाएगा, अगर हम लोग प्रैक्टिकली भी करके देखें तो भी 11 ही आएगा। ठीक है, अच्छा अब जिसकी वजह से हम लोगों ने इतना सारा चीज सीखा, 2 फॉर्मूला सीखा और इतने सारे वेन डायग्राम सीखे, क्यों सीखे? क्योंकि हमें कौन सा क्वेश्चन सॉल्व करने आना चाहिए? प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू वर्ड, वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम्स होगा। ठीक है, वो हमें सॉल्व करने के लिए ये सीखना पड़ेगा। तो उसको सीखने के लिए हम लोग 2 स्टेप में इस क्वेश्चन को करेंगे, इस तरीके के क्वेश्चन को। सबसे पहले यूज ऑफ वेन डायग्राम, हम लोग वेन डायग्राम से पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, स्टेप 2, अगर वेन डायग्राम किया उसमें हम लोग सेट 2 सेट फॉर्मूला और 3 सेट फॉर्मूला, जो भी चाहिए होगा उसका एप्लीकेशन करेंगे। अप्लाई करेंगे। ठीक है, अच्छा अब अगर हमें क्वेश्चन में ऐसा कुछ आ रहा है, आइदर ए और बी, ऐसा कुछ आ रहा है, इसका मतलब हमें ए यूनियन बी करना चाहिए। ठीक है, आइदर ए और बी, क्योंकि देखो जो कॉमन एलिमेंट होता है वो हमें क्या करना पड़ता है, या तो हम लोग ये देखो, एक्चुअली और का मतलब यूनियन होता है। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि आइदर ए और बी का मतलब हो गया कि या तो ए में है या तो बी में है। तो यूनियन में तो हम लोग वही करते हैं, ए और बी दोनों में जो है वो तो एक ही बार लिखते हैं। ठीक है, और ए यूनियन बी करने के बाद वो एलिमेंट से हम लोग इकट्ठा करते हैं जो या तो ए में है या तो बी में है। जैसे कि देखो अभी जो यूनियन लिखा, इसमें क्या, ये बड़ा सा है, देखो छोटे वाले से समझा देते, इससे भी समझ में आएगा लेकिन इससे जल्दी होगा। जो 2 सेट है, अच्छा ये उस पेज में है, ये देखो यहाँ पर 2 सेट वाले में देखो, जब हम लोगों ने ए पी यूनियन क्यू लिखा, या फिर ये वाला देखो ए यूनियन बी लिखा, तो हम लोगों ने वही सब एलिमेंट्स लिखा जो या तो ए में है या तो बी में। जैसे कि 1 कहाँ पर है, बी में है, 2 कहाँ पर है, ए में है, 3 कहाँ पर है, ए में है, 4 कहाँ पर है, ए में है, 5 कहाँ पर है, बी में है, 6 कहाँ पर है, ए में है। या तो वो ए में होगा या तो वो बी में होगा। ठीक है, तो ए यूनियन बी, अगर हमें किसी तरीके से और सिचुएशन बोले तो यूनियन लगाना है। ठीक है, और अगर हमें बोले ए एंड बी बोथ, ऐसा क्वेश्चन में हमें कुछ डिनोट कर रहा है, मतलब हमें क्या करने के लिए बोला जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, बोथ यानी कॉमन पोर्शन ये। अब अगर इसका नंबर निकालना है तो एन ऑफ ए यूनियन बी करोगे और एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करोगे, जो कि वर्ड प्रॉब्लम में हमें नंबर ही निकालने के लिए दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखते हैं क्वेश्चन, कैसा क्वेश्चन मिलता है। यहाँ पर मिलेगा मुझे क्वेश्चन, कहाँ चला गया? हाँ ये रहा, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि आउट ऑफ ए ग्रुप ऑफ 20 टीचर्स इन ए स्कूल, 10 टीच मैथमेटिक्स, 9 टीच फिजिक्स एंड 7 टीच केमिस्ट्री। तो बोल रहा है कि एक ग्रुप में 20 टीचर्स है, मतलब एक स्कूल में ग्रुप में 20 टीचर है, जिसमें से 10 मैथ्स सिखाते हैं, 9 फिजिक्स सिखाते हैं, 7 जो है वो केमिस्ट्री सिखाते हैं। ठीक है, अब बोल रहे 4 टीच मैथ्स एंड फिजिक्स बट नन टीच बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री। बोल रहे 4 टीचर ऐसे हैं जो मैथ्स और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, बट ऐसे कोई भी टीचर नहीं है जो मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ाता है। हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, कितने जो है वो केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों पढ़ाते हैं, हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स, ये हमें पूछा है। तो ये हो गया प्रॉब्लम रिलेटेड टू वर्ड। ठीक है, ये जो वर्ड रिलेटेड प्रॉब्लम इसी को बोलते हैं। इसके लिए सबसे पहले हम लोग वेन डायग्राम का यूज करेंगे। तो वेन डायग्राम में सेट बनाया जाता है, तो हमें यहाँ पर
किस चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दिया हुआ है? एक स्कूल के बारे में दिया हुआ है जहां पर 3 सब्जेक्ट का डेटा दिया है, मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री। इसी के बारे में बहुत सारे चीज बोले हुए, तो हमें 3 जो है, हम पहला क्वेश्चन बता दे रहे कैसे होगा। तो हमें 3 जो है यहाँ पर सेट बनाने चाहिए, एक फिजिक्स का, एक मैथ्स का, एक केमिस्ट्री का, ठीक है। 3 बनाने चाहिए डायग्राम, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ये ऐसे बना लिया, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ठीक है। अच्छा, अब हमें बोला क्या है, बोल रहा है कि ग्रुप में 20 टीचर्स है, ठीक है। सो बोल रहा है कि 4, इसमें बोल रहा है 10 टीच मैथ्स, तो यहाँ पर हम लिख रहे हैं 10 टीच मैथ्स, ठीक है। अच्छा, उसके बाद बोल रहा है 9 फिजिक्स, 9 टीच फिजिक्स। अच्छा, बोल रहा है 7 केमिस्ट्री, और उसके बाद बोल रहा है 4 मैथ एंड फिजिक्स। और बोल रहा है एंड बट नन टीच बोथ मैथ्स एंड केमिस्ट्री। अब ये सबको हम लोग डिनोट करेंगे सेट के थ्रू से। जैसे हम तुम लोग को एक एग्जांपल दे रहे हैं, जैसे बोला है 4 टीच मैथ्स एंड फिजिक्स, तो नंबर बोला है, तो नंबर एन ऑफ होता है। मैथ को हम एम से डिनोट करेंगे, ठीक है, केमिस्ट्री को सी से और फिजिक्स को पी से, ठीक है। तो मुझे बोलो मैथ्स एंड फिजिक्स, इसको हम कैसे लिखेंगे, एन ऑफ कैसे करके लिखेंगे, बोलो एन ऑफ क्या लिखेंगे? अभी सिखाया था एंड मतलब क्या होगा, थोड़ी देर पहले ही बताया है। intersection, हाँ, एम क्या लिखेंगे, एम इंटरसेक्शन P. P, पी, ठीक है, यही पूछना चाह रहे थे। तो एम इंटरसेक्शन पी का वैल्यू पता चल गया 4। अब बोल रहा है कोई भी ऐसा नहीं है जो मैथ्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाता है, तो एन ऑफ एम इंटरसेक्शन सी का वैल्यू क्या हो जाएगा? इसका मतलब ये वैल्यू तो 0 हुआ, ये वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी ये वैल्यू तो 4 हुआ, ये वैल्यू कितना हो जाएगा? हम गलती से बोल ही दिए, तुम लोग चाहो तो बोल सकते हो। 0. 0, ठीक है। अच्छा, अब 10 टीचर मैथ्स पढ़ाते हैं, तो मैथ्स को हम लोगों ने कैसे डिनोट किया है, एम से, तो एन ऑफ एम कितना हो जाएगा, 10। तो इसको क्या लिखेंगे, आगे का ये दो बोलो क्या लिखेंगे? N N of of P. P, एन ऑफ पी कितना हो जाएगा, 9, और ये क्या लिखे, N of C, N of C. 7। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा। अब बोल रहा है हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो हमें क्या निकालने बोला है, एन ऑफ क्या निकालने बोला है, हाउ मेनी टीच केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, तो हमें क्या निकालना है, एन ऑफ, बोलो, C C intersection. intersection P, हाँ, सी इंटरसेक्शन पी निकालने के लिए बोला है, ठीक है। और एक क्या बोला है, हाउ मेनी टीच ओनली फिजिक्स, तो हम यहाँ पर ये लिख के दिखाते हैं ऐसे करके, ओनली फिजिक्स। अब ये ओनली फिजिक्स क्या होता है समझो। ओनली फिजिक्स का मतलब, ये देखो, ओनली फिजिक्स का मतलब ये पोर्शन, क्या ये पोर्शन ओनली फिजिक्स नहीं है? ब्लू सर्कल तो बहुत बड़ा है, ब्लू सर्कल तो येलो और व्हाइट को भी कट कर रहा है, लेकिन ब्लू सर्कल में ओनली पी पोर्शन कौन सा है? क्या ये ओनली पी नहीं है जो कहीं पर भी शेयरिंग में नहीं है? मैम। ये ओनली पी है कि नहीं, ओनली पी है, ठीक है। इतने अच्छे से तो ड्रॉ हो गया इसमें बाई चांस, ठीक है, मेरे से उतना अच्छा होता नहीं, लेकिन मुझे लग रहा है ये ओनली पी है, समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, क्योंकि बाकी ये पोर्शन तो मैथ्स के साथ शेयरिंग में है, ये पोर्शन, ठीक है, ये पोर्शन जो है ये केमिस्ट्री के साथ शेयरिंग में है, तो इसका मतलब ओनली पी ये वाला हो गया, तो हमें ये निकालने के लिए बोला है, ठीक है, ओनली पी, ये क्वेश्चन में ये निकालने के लिए बोला है, और बोला है सी इंटरसेक्शन पी निकालो। तो सी इंटरसेक्शन पी का मतलब कौन सा पोर्शन निकालने के लिए बोला है, बोलो तो ये वाला पोर्शन, ये वाला, ठीक है। अच्छा,
अब मुझे एक चीज बताओ, ये जो लिखा हुआ है 10 टीच मैथ्स, 10 टीचर्स पढ़ाते हैं, तो ये 10 वैल्यू जो है वो सर्कल कौन से सर्कल को डिनोट कर रहा है, व्हाइट, ब्लू या येलो? पहले ये बताओ। व्हाइट। व्हाइट वाला, क्योंकि मैंने मैथ्स को व्हाइट से डिनोट किया है। अच्छा, अब मुझे एक चीज और बताओ, ये 10 वैल्यू, ये जो 10 टीचर्स है, क्या ये पूरे सर्कल को मिला के है या फिर पूरे सर्कल को नहीं मिला के है? ये बताओ, जो ये 10 बताया जा रहा है, ये पूरे सर्कल को मिला के है या पूरे सर्कल को मिला के नहीं है? बोलो, आवाज कट हो गया। फुल सर्कल। पूरे सर्कल का वैल्यू है, ठीक है, पूरे सर्कल का वैल्यू है 10, सही है, पूरे सर्कल का वैल्यू 10 है। अच्छा, अगर पूरे सर्कल का वैल्यू 10 है तो इसका मतलब इस 10 के अंदर वो टीचर्स भी तो आ रहे हैं जो फिजिक्स पढ़ाते हैं और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं और मैथ्स भी पढ़ाते हैं। आएंगे कि नहीं आएंगे? यस मैम। यस। है ना? यहाँ पर देखेंगे तो वो टीचर्स आ जाएंगे जो मैथ्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री सब पढ़ाते हैं। यहाँ पर वो टीचर्स के नाम आ जाएंगे जो फिजिक्स और मैथ्स पढ़ाते हैं। यहाँ पर वो टीचर्स आ जाएंगे जो मैथ्स और केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, और यहाँ पर वो टीचर्स आएंगे जो सिर्फ मैथ पढ़ाते हैं। हम ये समझाना चाह रहे हैं ड्रॉ के थ्रू से। ये समझ में आएगा तो ड्रॉ करने वाला कोई भी क्वेश्चन आराम से कर लोगे। तो ये तो देखो खुद से समझना पड़ेगा, ड्रॉ करके क्वेश्चन टू क्वेश्चन वेरी करेगा। ये ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन को रट लोगे हो जाएगा ये, लेकिन रटने वाला चीज नहीं। फॉर्मूला रटना पड़ सकता है, ऐसा बात नहीं है, समझ के रटना पड़ेगा थोड़ा बहुत, लेकिन इसमें ये सब नहीं रट सकते, ये समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया हम लोग का 10 मैथ्स, ठीक है, 10 टीचर्स मैथ्स पढ़ाते, 9 फिजिक्स, 7 केमिस्ट्री, ये 4 मैथ्स। अच्छा, ये जो 4 टीचर है जो मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं, ठीक है, ये 4 टीचर्स जो मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं, इसको हम कहाँ पर लिखें? ये नंबर को कहाँ पर लिखें? हम लिख रहे हैं, तुम लोग मुझे बताना कि तुम लोग को सही लगा कि नहीं। ये जो 4 टीचर मैथ्स एंड फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये रहा मैथ्स एंड फिजिक्स, वो यहाँ लिखेंगे। बोलो सही लिखा है कि नहीं? नो मैम। सही लिखा है कि नहीं? बोलो। नो मैम। ओ, केमिस्ट्री में लिख दिया मैंने, मैथ्स एंड फिजिक्स में लिखना है। अच्छा, यहाँ यहाँ हाँ ठीक लिखा है। अब बोलो ठीक लिखा है ना? अब ठीक लिखा है? हाँ, यस। यहाँ लिख सकते थे, यहाँ लिख सकते थे। नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर लिखने का मतलब है मैथ, फिजिक्स और क्या इंक्लूड हो जाएगा? केमिस्ट्री। लेकिन वो तो है, वो तो बोला नहीं है कि ये जो 4 टीचर है वो मैथ्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री पढ़ाते हैं। मतलब ये 4 वाला पोर्शन हमें क्या कौन सा शेडिंग बता रहा है? बस इतना सा, बोलो बस इतना सा बता रहा है कि नहीं बता रहा है? यस। ठीक है, 4 मतलब बस इतना सा पोर्शन। अरे 4 भी हट गया मेरे से, ठीक है। अब बोल रहा है मैथ एंड केमिस्ट्री 0, तो मैथ एंड केमिस्ट्री 0, तो ये वैल्यू 0, बोलो सही है कि नहीं? यस। यस मैम। अब ये 0 का मतलब शेडिंग करके समझा देते हैं, बस इतना सा पोर्शन, बोलो हाँ कि ना? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब हमें पूछा है फिजिक्स एंड केमिस्ट्री कितने पढ़ाते हैं, वो हमें खुद से फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो ये हम x मान सकते हैं, ये मैंने मान लिया x, मुझे ये पूछा था ना कितना होगा, मैंने ये मान लिया x होगा, ठीक है। वो हम फाइंड आउट करेंगे, जैसे तुम लोग मैथ्स होता है तो x वगैरह मानते हो ना, एजम्पशन लेते हो, वैसे ही लिया, ठीक है। और मुझे क्या निकालना है? ये ओनली फिजिक्स, ये शेडिंग वाला पोर्शन निकालना है, ठीक है। ओनली फिजिक्स मतलब मुझे ये शेडिंग वाला पोर्शन निकालना है, ये शेडिंग वाले पोर्शन को हम बोलेंगे ओनली फिजिक्स। अच्छा, अब मुझे एक चीज बोलो, ये जो तीनों चीज पढ़ाते हैं इसका मुझे किसी तरीके के इंफॉर्मेशन नहीं दिए हुए, ना तो उसको हम लोग कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास कोई इंफॉर्मेशन है, ना तो डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन है। मतलब ये पोर्शन मेरा है ही नहीं, एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। मतलब ऐसे कोई टीचर नहीं है जो तीनों चीज पढ़ाता है, इसका मतलब ये। क्योंकि क्वेश्चन तो मैंने पूरा यहाँ नोट डाउन कर लिया, कोई इंफॉर्मेशन ऐसा अवेलेबल नहीं था हमारे पास जहां से हम लोग ये पता कर पाए कि तीनों चीज पढ़ाने वाले टीचर कितने हैं, ठीक है, मतलब है नहीं।
अच्छा, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर ये पूरे मैथ्स सर्कल का वैल्यू 10 है, ये पूरे सर्कल का वैल्यू अगर 10 है और इस सर्कल का ये पोर्शन खाली, ये पोर्शन 4, ये पोर्शन 0, तो बाकी ये पोर्शन कितना होगा? मेरा बात समझ में आया? ये जो पूरा ये सर्कल दिख रहा है, इस सर्कल का पूरा वैल्यू कितना है? 10 है, जिसमें से ये पोर्शन पता चल गया 4, ये पोर्शन 0, ये पोर्शन 0, तो ये पोर्शन कितना होगा, हम ये पूछ रहे हैं। 6 6 होगा, सही है। कैसे निकालेंगे? 10 माइनस 4 कर दोगे तो क्या निकल के आ जाएगा? 6। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ओनली मैथ्स। ठीक है, ये ओनली मैथ्स हुआ कि नहीं हुआ, बोलो। yes Yes, ma'am. अब ये येलो वाला सर्कल देख लो, मतलब ये 7 है, ये पूरे सर्कल का वैल्यू कितना है? ये पूरे सर्कल का वैल्यू जो है वो होता है 7, जिसमें से ये पोर्शन 0, ये खाली, ये x है, तो ये पोर्शन कितना होगा? 7 minus x. 7 माइनस एक्स, 7 माइनस एक्स हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, अब ये हम लोग बोल सकते हैं ये ओनली केमिस्ट्री पोर्शन। ठीक है, अब ओनली फिजिक्स, ये पूरा सर्कल जो P है उसका वैल्यू कितना है? उसका वैल्यू है 9। ये जो पूरा सर्कल दिख रहा है इसका वैल्यू है हम लोग का 9। ठीक है, अब उसमें से ये x है, ये 4 है, ये निकालने के लिए बोला है, तो वो कितना होगा? 9 minus 4 minus 6. 9 माइनस 4 माइनस एक्स। ठीक है, 9 माइनस 4 माइनस एक्स, यानी 5 माइनस एक्स। ठीक है, हमें ये फाइंड आउट करके देना है, ये वाला 5 माइनस एक्स कितना होगा, और C इंटरसेक्शन P, मतलब मुझे ये x फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब ये 3 सर्कल है तो हमें 3 सेट ऑपरेशंस का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, तो 3 सेट ऑपरेशन का फॉर्मूला लगाते हैं। एन ऑफ P यूनियन C यूनियन M लिखेंगे। ठीक है, अब देखो, मुझे तो याद है फॉर्मूला, हम तो लिख देंगे, तुम लोग याद कर लेना। ठीक है, एन ऑफ P, सबसे पहले एन ऑफ P, एन ऑफ C और एन ऑफ M। ठीक है, उसके बाद माइनस सभी के साथ सभी का इंटरसेक्शन, तो P इंटरसेक्शन C, फिर P इंटरसेक्शन M। ठीक है, हम तो इस तरीके से करते हैं, एक एक करके करते हैं। ठीक है, P इंटरसेक्शन M, और क्या बचेगा? P के साथ M, P के साथ C और C के साथ M। ठीक है, प्लस हो जाएगा एन ऑफ P इंटरसेक्शन C इंटरसेक्शन M। अभी मैंने सिखाया था फॉर्मूला। ठीक है, घर पे प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। एन ऑफ P, एन ऑफ P कितना है? 9 है, देख देख के लिखेंगे। एन ऑफ C कितना है? एन ऑफ C 7 है। एन ऑफ M कितना है? 10 है। P इंटरसेक्शन C कितना है? P इंटरसेक्शन C कुछ है हमारे पास अवेलेबल? X है। P इंटरसेक्शन M वो कितना है? 4 है। ये देखो, एम पी लिखो, पी एम लिखो, बात बराबर है। ठीक है, सी इंटरसेक्शन एम 0 है, लिख देंगे। अच्छा, और पी इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन एम ये भी 0 है। ठीक है, अच्छा, इधर एन ऑफ पी यूनियन सी यूनियन एम, मतलब सभी का टोटल, सभी का टोटल कितना है? ये क्वेश्चन हमें बताए, हम क्वेश्चन एक बार दिखा रहे हैं, बोल सकते हो सभी का टोटल कितना है? ये लाइन देखने से पता चलेगा। 26. 26 तो नहीं, 20 होगा ना टोटल। ये जो सर्वे हुआ है ये कितने टीचर पे हुआ है? लिखा हुआ है 20. 20 टीचर है, तो मतलब ये टोटल पूरा सर्कल को टोटल करेंगे तो कितना आना चाहिए? 20 टीचर्स का ही डेटा आएगा, ये पढ़ाते, ये पढ़ाते, इस तरीके से, तो ये 20 हो गया। अब कैलकुलेट करके देखो कितना होगा। 10 प्लस 7 17, 17 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 26। 26 माइनस 4 कितना हो जाएगा? 22 माइनस एक्स। अब ये इधर आ जाएगा तो ये हो गया -2 माइनस एक्स, तो x इक्वल कितना हो गया? 2। तो इसका मतलब है x का वैल्यू निकल गया, मतलब कौन सा आंसर आ गया? एन ऑफ C इंटरसेक्शन P। ठीक है, तो एन ऑफ C इंटरसेक्शन P का आंसर आ गया हम लोग का 2। और एन ऑफ ओनली फिजिक्स कितना होगा? एन ऑफ ओनली फिजिक्स का वैल्यू निकलेगा कुछ इस तरीके से, यहाँ पर हम लोग कर चुके हैं सर्कल पे 5 माइनस एक्स, तो 5 माइनस 2 यानी कि 3 हो जाएगा। देखो 2 और 3, ये रहा 2 और ये देखो 3। ठीक है, इस तरीके से होगा। तो इसीलिए वेन डायग्राम ड्रॉ करना सिखाया।
पहले वेन डायग्राम बनाएंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूले का यूज करेंगे। और अगर सिर्फ फॉर्मूले से करना चाहते हो तो भी कर सकते हो, लेकिन ये सब तो निकालना पड़ेगा, ठीक है। अब ड्रॉ करके निकालो या बिना ड्रॉ करके निकालो, वो तो अपना मर्जी है, लेकिन समझ में तो आना चाहिए कि क्या निकालना है। अगर वो नहीं समझ में आएगा तो सिर्फ फॉर्मूले से कैसे कर पाएंगे हम लोग, ठीक है। अच्छा, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन करेंगे? इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। यहाँ पर बोला है सर्वे शोज 74% ऑफ द इंडियन लाइक ग्रेप्स, ठीक है। तो यहाँ पर लिखते हैं तो बोल रहा है 74% लाइक्स ग्रेप्स, तो यहाँ पर लिख देते हैं 74% लाइक्स और 68% ऐसे बोल रखा है, देखो 68% बनाना, तो 68% व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडियन लाइक बोथ। तो हमें क्या निकालना है? देखो इसका मतलब हम लोग बोल सकते हैं एन ऑफ जी और एन ऑफ बी कितना होगा। तो नंबर नहीं दिया है, परसेंटेज दिया है, तो हम परसेंटेज में ही लिख रहे हैं। तो ये हो गया 74%, ये हो गया 68%, ठीक है। हमें बोला है लाइक बोथ, दोनों ही चीज पसंद करते हैं, ऐसे कितने लाइक बोथ जी एंड बी, ये कितना होगा ये निकालना है। मतलब हमें क्या निकालना होगा? एन ऑफ जी यूनियन बी या इंटरसेक्शन बी, बोलो कुछ तो एक होगा, या तो यूनियन इंटरसेक्शन, इसके बाहर तो कुछ होने वाला है नहीं। बोलो क्या निकालने के लिए? इंटरसेक्शन बी, ये निकालने के लिए बोला है, ठीक है। अच्छा, एन ऑफ जी अगर 74% है तो मुझे एक चीज बताओ, ये 74% कितने, ये ग्रीन वाले सर्कल का कौन सा पोर्शन को डिनोट कर रहा है? क्या पूरे ग्रीन सर्कल को बता रहा है? यस मैम। ये पूरे ग्रीन सर्कल को बता रहा है। एन ऑफ बी जो 68% है पूरे जो है बी सर्कल को बता रहा है। तो हमें ये वाला पोर्शन निकाल के देना है ना। इंटरसेक्शन का मतलब हम लोग को ये वाला पोर्शन निकाल के देना है। तो मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सा बात, ये दोनों सर्कल मिला के कितना परसेंट होगा? अगर परसेंटेज में कुछ डेटा दिया हुआ है तो फिर दोनों सर्कल मिला के कितना परसेंट होता है? परसेंट का टोटल कितना होता है? 100 होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं जी यू बी, मतलब जी यूनियन बी 100%। बोलो ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? बोलो बोलो। यस मैम। तो अब हम लोग फॉर्मूला लिखेंगे सीधा, ठीक है। ड्रॉ यहाँ पर कर लिया है जितना कर सकते हैं। ये ड्रॉ का ये पूरा पूरा 74% है, ये पूरा ग्रीन वाला पोर्शन 74% है, और पूरा ये वाला पोर्शन जो है ये 68% है, पूरा सर्कल, ठीक है। मुझे ये निकालना है, और ये दोनों मिला के 100% है। तो इसके बाद हम लोग ड्रॉ से नहीं कर सकते, इसके बाद हमें फॉर्मूला ही यूज करना पड़ेगा, माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन बी, ठीक है। तो जी यूनियन बी 100%, एन ऑफ जी 74%, एन ऑफ बी 68%, ठीक है। ये बी सर्कल, ये जी सर्कल। अच्छा, अब माइनस एन ऑफ जी इंटरसेक्शन बी, अब कैलकुलेट करके देखो कितना होगा। 74 प्लस 68 कितना होगा बताओ थोड़ा। 144 हो रहा है। तो मुझे बोलो जी इंटरसेक्शन बी कितना होगा? 44%, ठीक है। अच्छा, ये 44 होगा कि 42? आंसर तो मैच नहीं हुआ मेरा, गलत एडिशन हुआ है क्या? एक बार देखो तो। 142। 142, अच्छा मैंने गलत कर दिया इसलिए आंसर नहीं मैच। तो यहाँ पर 42% होगा, मतलब ये जो पोर्शन है ये 42% है, ठीक है। ये आंसर आ गया। तो दोनों ही चीज पसंद करते हैं, ऐसे 42% लोग हैं। अच्छा, क्वेश्चन में बोला नहीं, लेकिन अगर ऐसे पूछता ओनली बनाना, ठीक है, ओनली बनाना पसंद करते हैं ऐसे कितने लोग हैं ये बताओ। ओनली बी पसंद करते हैं ऐसे कितने लोग हैं?
पूछा नहीं है, हम तुम लोगों से क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ओनली बी बोलो। अगर ये 42 है, ये पूरा 68 है, तो ओनली बी कितना होगा? 68 minus 42. सही है। अभी सिखाया था उस वाले क्वेश्चन में, क्योंकि वो क्वेश्चन इससे ज्यादा टफ था। ठीक है, ये 68 में से 42 माइनस करेंगे तो ओनली भी पता चल जाएगा कितना हो रहा है। देखो तो, क्योंकि आंसर तो दिया हुआ नहीं है, मैंने पूछ लिया बस। 6 और ये मतलब माइनस ठीक हो रहा है कि नहीं वो देखो। आंसर तो ठीक आएगा, माइनस कैलकुलेशन देख लो एक बार। ठीक है, कैलकुलेशन मेरा Yes, ma'am. ओनली जी कितना होगा? 74 minus 42. तो कितना होगा माइनस करने से? ये ठीक हुआ है, 32 होगा। ठीक है, तो देखो ये 32 है और ये 42, तभी तो मिला के 74। और इधर बी में कितना है? 42 है और इधर 42 है, तभी तो मिला के कितना हुआ? सॉरी 26, 42 लिख दिया मैंने गलती से। 26 है और ये 42 है। 26 और 42, तो ये कितना हो जाएगा? 68। ठीक है, अच्छा ये पूछा नहीं था, मैंने एक्स्ट्रा करवा दिया। अच्छा अब देखो क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है? बोल रहा है कि इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट्स, एक क्लास में 60 स्टूडेंट्स है, 40 स्टूडेंट्स लाइक्स मैथ्स। ठीक है, 40 स्टूडेंट्स जो है वो मैथ पसंद करते हैं। तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं एन ऑफ एम 40? ठीक है, पूरा लैंग्वेज में नहीं लिख के अब हम ऐसे लिख रहे हैं। 36 लाइक साइंस, मतलब एन ऑफ एस 36, साइंस को मैंने एस से डिनोट कर दिया। 24 लाइक बोथ, मतलब साइंस और मैथ। 24 लाइक बोथ, तो बोथ को कैसे दिखाएंगे? यूनियन से या फिर इंटरसेक्शन से? बोथ मतलब क्या होगा? Intersection. इंटरसेक्शन से, हाँ दोनों ही चीज मतलब एंड। ठीक है, एंड होगा तो इंटरसेक्शन ही होना चाहिए। अच्छा बस इतना बताए। बोल रहा है कि क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक मैथ ओनली, मतलब मुझे ये निकालना है एन ऑफ ओनली मैथ, ये निकालना है। अच्छा और क्या निकालना है? साइंस ओनली, एन ऑफ ओनली साइंस, ये निकाल के देना है। अच्छा और क्या निकालना है? आइदर मैथ और साइंस, मतलब आइदर और का मतलब क्या हो जाएगा? आइदर मैथ और साइंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? Union. यूनियन। ठीक है, आइदर मैथ और साइंस, ये मुझे बताना है कितना होगा। और क्या बताना है? नाइदर मैथ नॉर साइंस। ठीक है, नाइदर मैथ नॉर साइंस, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैथ यूनियन इस, इसका कंप्लीमेंट हो जाएगा। ठीक है, मतलब मैथ और साइंस में से कुछ नहीं, तो मैथ या फिर साइंस अगर यूनियन होता है तो कुछ नहीं मतलब उसका कंप्लीमेंट। ठीक है, अभी करोगे तो समझ जाओगे कि ये कंप्लीमेंट ही मैंने क्यों लिखा। ठीक है, ये इसमें थोड़ा लग सकता है कि ये कैसे ऐसे हुआ, मतलब लगना नहीं चाहिए, फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो इसमें हो सकता है कंप्लीमेंट, बाकी किसी में नहीं होगा, लेकिन ड्रॉ करने से वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा तो देखो यहाँ पर क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? 60 स्टूडेंट्स है, मतलब टोटल स्टूडेंट्स हम लोग 60 मानेंगे। ठीक है, अब दो सब्जेक्ट पे ही बात चल रहा है, एक है मैथ और एक है हम लोग का साइंस। ठीक है, बोला है मैथ पसंद करते हैं ऐसे 40 है, मैथ एंड साइंस, तो मैथ एंड साइंस 24, ये कहाँ पर लिखना चाहिए बोलो? ये तो लिख सकते हैं, कहाँ लिखे? Middle. ये हाँ इंटरसेक्शन पॉइंट में। तो ओनली मैथ का वैल्यू कितना होगा? निकल जाएगा, पूरा मैथ का वैल्यू जितना है ओनली मैथ का वैल्यू कितना होगा? 40 minus 24. 40 माइनस 24 यानी कितना हो जाएगा? 16, देख लो। 16. हम्म, अच्छा उसके बाद बताओ कि एस के केस में ये 24 है और पूरा एस है 36, तो ये ओनली एस कितना होगा? 36 माइनस 24 कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, अब मुझे बताओ ओनली मैथ का आंसर कितना होगा? ओनली मैथ का आंसर, आंसर तो मिल ही गया, बोलो ओनली मैथ का आंसर कितना होगा?
16. 16, ठीक है। ओनली साइंस? 12. अच्छा, आइदर मैथ और साइंस मतलब दोनों मिला के, मतलब ये मैथ का सर्कल प्लस साइंस का सर्कल दोनों मिला के कितना होगा? क्या ऐसा करने से नहीं आएगा? 16 + 24 + 12 तभी तो टोटल वैल्यू आएगा। बोलो आएगा कि नहीं आएगा ऐसे करने से? Yes, ma'am. कितना आएगा? 52. 52, ठीक है। अच्छा, अब ये वाला जो है कि नाइदर मैथ नॉर साइंस, ना तो मैथ पसंद करते हैं ना तो साइंस पसंद करते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट है वो कैसे निकालेंगे? ये जो 16, 24 और 12 स्टूडेंट्स है ये कुछ ना कुछ पसंद करते हैं। 16 स्टूडेंट सिर्फ मैथ पसंद करते हैं, 12 स्टूडेंट सिर्फ साइंस पसंद करते हैं, 24 दोनों पसंद करते हैं, लेकिन हमें बोला है ना मैथ ना साइंस पसंद करते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट्स है? तो वो हम लोग कैसे निकालेंगे? हमें पता है टोटल कितने स्टूडेंट्स है, टोटल 60 स्टूडेंट्स है। इसमें से कितने स्टूडेंट्स हैं जो कुछ ना कुछ पसंद करते हैं? 52, जो कि या तो मैथ करते हैं या तो साइंस या तो दोनों करते हैं, तो दोनों में से कुछ भी नहीं करते हैं, ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे फिर? 60 minus 52. तो कितना आ जाएगा? 8, 8. ठीक है। अब अगर इसमें किसी को इश्यूज है तो अब फॉर्मूला से देखो, ये तो फॉर्मूला बिना लगाए हो गया, फिर भी अगर फॉर्मूला कोई लगाना चाहे तो ये ऐसे बन जाएगा, ठीक है। एम यूनियन एस, एम यूनियन एस कितना है ये हमें नहीं पता, ठीक है। एन ऑफ एम हमें पता है, एन ऑफ एम कितना आया? 40 दिया हुआ है। एन ऑफ एस कितना है? 36। इंटरसेक्शन पोर्शन कितना है? 24। तो इससे हम लोग एम यूनियन एस निकाल सकते हैं, मतलब फॉर्मूला लगा के बिना ड्रॉ के। बाकी मैंने तो ड्रॉ से ही कर लिया, ठीक है। तो 40 + 36 - 24 कितना होगा? 36 - 24 12 होता है, 12 + 40 52 होता है। तो ये देखो, ये 52 आंसर, ये और ये तो बड़ी ही आसानी से निकल गया। 52 फॉर्मूले से भी निकल जाएगा, ऐसे भी निकल जाएगा। अब एम यूनियन एस कंप्लीमेंट या फिर लैंग्वेज में क्यों दिया था ऐसा? देखो, बोला था कि नाइदर मैथ नॉर साइंस, मतलब इसका मतलब ये नहीं हो गया कि ये अगर हम इस सेट को यूनिवर्सल सेट बना देते हैं तो यूनिवर्स किस चीज का है? स्टूडेंट्स का। स्टूडेंट की यूनिवर्स में कितने स्टूडेंट्स है? 60 स्टूडेंट्स है। मतलब हम बोल सकते हैं ये यूनिवर्सल सेट अगर एस से डिनोट करेंगे, एस नहीं लिख रहे क्योंकि ऑलरेडी लिखा हुआ है, हम यू से डिनोट कर रहे हैं। अगर ये 60 स्टूडेंट्स है, 60 स्टूडेंट्स टोटल है, लेकिन यहाँ पर जो दो सेट है उसमें मिला के कितना आ रहा है? 52, तो बाकी कितने बचे? 8। तो अगर हमें बोल रहा है कि एम यूनियन एस कंप्लीमेंट, मैंने क्यों किया? इस वजह से की, ये ऐसे हो जाएगा फॉर्मूले से अगर करेंगे। एम यूनियन एस, ठीक है। तो टोटल 60 स्टूडेंट्स है, उसमें से कुछ ना कुछ पसंद करते हैं, ऐसे 50 स्टूडेंट्स है, या फिर दोनों ही पसंद करते हैं। तो इसका मतलब 8 स्टूडेंट ऐसे हैं जो कुछ भी नहीं पसंद करते। क्या ये लिखने आना जरूरी है? नहीं, जरूरी नहीं है। लिखने नहीं भी आए तो लैंग्वेज पढ़ के आराम से आंसर दे सकते हो। नाइदर मैथ और नॉर साइंस का आंसर क्या होगा? ऐसा जरूरी नहीं है कि लिखने ही पड़ेंगे, ठीक है, ऐसे कोई बात नहीं है। हमें आंसर देने से मतलब होता है। अच्छा, अब नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ एक्सरसाइज में क्वेश्चन मिलेगा, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 60, ये वाला एक्सरसाइज 7C का क्वेश्चन नंबर 16। अच्छा, इसमें क्या बोला है? इसमें बोला है ए टाउन हैज टोटल पॉपुलेशन ऑफ 50,000। एक टाउन में टोटल 50,000 पॉपुलेशन है, मतलब हम इसको यूनिवर्सल सेट भी मान सकते हैं अगर चाहो तो। ऐसे हम लिख देते एस, मतलब पूरे यूनिवर्स में, मतलब टाउन के ऊपर हो रहा है तो वो टाउन को यूनिवर्स मानते हैं 50,000। आउट ऑफ इट 28,000 रीड न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं 28,000। हम इसको न्यूज़पेपर का सर्कल बना लेंगे। और बोल रहा है एंड रीड द न्यूज़पेपर एक्स एंड 23,000 रीड वाई। अच्छा, दो तरीके का न्यूज़पेपर है, एक्स और वाई। तो एक मैंने, अच्छा, दो कलर से बना लेते हैं, एक एक्स सर्कल एक वाई सर्कल। ये एक्स सर्कल ये वाई सर्कल, ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये दोनों सर्कल हो गया। अब ये दोनों सर्कल का क्या इंफॉर्मेशन दिया था? बोल रहा है कि 28,000 रीड न्यूज़पेपर एक्स, मतलब एन ऑफ एक्स जो है वो 28,000, ठीक है। और एन ऑफ वाई जो है
वो है हम लोग का 23,000। क्वेश्चन बोल रखा है 23,000 जो है वाई टाइप ऑफ न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, वाइल 4,000 रीड बोथ द पेपर। तो 4,000 को हम लोग कैसे लिखेंगे? इनफ कैसे लिखेंगे? 4,000 को बोथ बोला है तो फिर कैसे लिखेंगे? X intersection Y. हाँ, एक्स इंटरसेक्शन वाई। तो ये 4,000 क्या यहाँ पर लिख सकते हैं? बोलो। Yes, ma'am. लिख सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा ठीक से लिखना चाह रहे हैं। ये 4,000 यहाँ पर लिख सकते हैं। अब मुझे बोलो, ये पूरे ब्लू सर्कल का वैल्यू अगर 28,000 है तो ओनली एक्स कितना होगा? 28,000 minus 4,000. हाँ, मतलब 28 माइनस 4 यानी कितना हो जाएगा? 24,000। अब ये पूरे येलो सर्कल अगर 23,000 को डिनोट करता है और ये 4, तो इन दोनों का गैप जो है वो सिर्फ y को डिनोट करेगा। वो कितना हो जाएगा? 23 माइनस 4। बोलो कितना होगा? 19,000. 19,000। ठीक है, ये 19,000 हो गया। अच्छा, अब यहाँ पर हमें पूछा क्या है? द नंबर ऑफ पर्सन्स नॉट रीडिंग एक्स एंड वाई बोथ। बोल रहा है कि एक्स और वाई दोनों ही नहीं पढ़ते, ऐसे कितने पर्सन्स है? तो हमें क्या पूछ रहा है? नाइदर, ऐसे नहीं पूछ रहा है, नाइदर रीड एक्स नॉट वाई, ये पूछ रहा है ना। तो अगर ऐसे होगा तो हमें किससे डिनोट करना पड़ेगा? अगर डिनोट नहीं भी करते हो नॉर्मली निकाल के बता दो, डिनोट करने आना जरूरी नहीं है उतना, ठीक है। ना तो एक्स पढ़ते ना तो वाई, तो बोलो एक्स वाई कुछ भी नहीं पढ़ते, ऐसे कितने लोग हैं? तो ये सर्कल के अंदर जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ पढ़ते ही है। जैसे 24, 4 और 19, 24,000 लोग सिर्फ एक्स वाला पेपर पढ़ते हैं, 19,000 वाई वाला, और 4,000 दोनों। लेकिन इसके बाहर भी क्या कुछ लोग बच जा रहे हैं, वो कुछ भी नहीं पढ़ते हैं। तो वो लोग कितने होंगे, कैसे निकाला जाएगा? बोलो। 50,000 minus 47,000. सही है, सही बात। 50,000 माइनस 47,000, तो ये आ गया 3,000। ये तो समझ के आंसर है, बहुत अच्छा है। ये आंसर समझ के ही होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर किसी को ना समझ आए तो सीधा सीधा फॉर्मूले का यूज कर लेना चाहिए। ये हो गया एक्स यूनियन यू, दो है, दो सेट का फॉर्मूला लिखोगे तो आंसर जरूर आ जाएगा, ठीक है। अगर कुछ भी कंफ्यूजन होता है, लेकिन हम तो बोलेंगे समझ के ही करो। एक्स यूनियन यू, ये हमें जो है निकालना पड़ेगा। एन ऑफ एक्स है 28,000, एन ऑफ वाई है 23,000 और एन ऑफ एक्स इंटरसेक्शन वाई है 4,000, ठीक है। तो x यूनियन y, ठीक है। तो x यूनियन y कितना हो जाएगा? 28 प्लस 23 माइनस 4,000 करने से ये आ जाएगा, मेरे हिसाब से कितना आएगा ये? आई थिंक 47 आएगा, यही वाला। 4 19, हाँ 47,000 होगा एक्स यूनियन वाई। तो 47,000 लोग कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, आइदर एक्स और वाई। तो कुछ नहीं पढ़ते हैं, कितने लोग हो जाएंगे? कुछ नहीं पढ़ते हैं, 50,000 माइनस 47 करोगे तो 3,000 आ जाए। बाकी ये ड्रॉ से आराम से निकल सकता है, ठीक है, जरूरत नहीं है फॉर्मूला वगैरह लगाने का, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 10, ये वाला देखो, ये वाला 7C का क्वेश्चन नंबर 10। 7C का क्वेश्चन नंबर 10। इन ए ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रेन 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। इन ए ग्रुप ऑफ 20 चिल्ड्रेन, तो टोटल 20 चिल्ड्रेन पे ये बात जो है लागू होता है, ठीक है। जिसमें से टी और कॉफी का कुछ बात चल रहा है, तो ये मैंने टी को डिनोट कर लिया और ये पीले वाले से मान लो कॉफी को डिनोट कर लिया, ठीक है। अब बोल रहा है कि 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। तो 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी मतलब क्या होता है? 8 ड्रिंक, हम लिख रहे हैं, समझो, 8 ड्रिंक टी बट नॉट कॉफी। तो ये ड्रॉ में पहले सोचो कि ये ड्रॉ में हम लोग कहां पर लिखेंगे? Only T. हाँ, मतलब यहाँ पर। तो ये हो जाएगा, कॉफी स्पेलिंग क्या हो गया? इसका मतलब ओनली टी होता है, ठीक है। अच्छा, फिर बोला है 13 लाइक टी, ठीक है। 13 लाइक टी मतलब एन ऑफ टी कितना है? 13।
13 लाइक टी, तो ये 13 वैल्यू पूरे टी सर्कल का है, तो फिर ये पोर्शन कितना होगा? ये पूरे सर्कल का वैल्यू अगर 13 है, क्योंकि 13 लाइक टी मतलब पूरे टी का वैल्यू कितना हो गया? 13, ठीक है। तो फिर ये कॉमन पोर्शन का वैल्यू कितना हो जाएगा? 5. 5, ठीक है। 13 माइनस 8 करोगे तो 5 आ जाएगा। अच्छा, अब हमें पूछा क्या था? द नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी। हमें निकालना है नंबर ऑफ चिल्ड्रन ड्रिंकिंग टी बट नॉट कॉफी। ड्रिंकिंग टी बट नॉट कॉफी, क्वेश्चन उल्टा दे दिया है। ड्रिंकिंग कॉफी, ओ अच्छा, उल्टा नहीं, मैंने उल्टा लिखा है। ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी, वही बोले, वो तो दिया हुआ है ड्रिंकिंग कॉफी बट नॉट टी। इसका मतलब क्या हो जाएगा? ओनली, क्या होगा? ओनली कॉफी। Copy. तो ओनली कॉफी कितना होगा? कैसे निकालेंगे? ये 5 कैसे निकाला? ये 5 हम लोगों ने 13 माइनस 8 करके निकाला, ठीक है। अगर 20 लोगों पे सर्वे हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पर हमें फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास अवेलेबल कुछ नहीं है ना सी का डेटा, तो कैसे निकाले? तो टी यूनियन सी करेंगे सबसे पहले। टी यूनियन सी में एन ऑफ टी आएगा, एन ऑफ सी आएगा और एन ऑफ टी इंटरसेक्शन सी आएगा, ठीक है। तो टी यूनियन सी कितना है? 20, ठीक है। एन ऑफ टी कितना है? एन ऑफ टी हो जाएगा 8, सॉरी, एन ऑफ टी 13। एन ऑफ सी नहीं पता, वो पता होता तो काम बन ही जाता। इंटरसेक्शन 5 है, ठीक है। तो फिर 20 इक्वल टू 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा? 13 माइनस 5 8 हो जाएगा एन ऑफ सी। तो एन ऑफ सी कितना हो जाएगा? 20 माइनस 8 मतलब 12, ठीक है। तो अगर एन ऑफ सी पूरा 12 है, एन ऑफ सी अगर पूरा 12 है, तो ओनली सी कितना होगा? ये पूरा सर्कल का वैल्यू 12 है, तो यहाँ का वैल्यू कितना होगा? 7. 12 माइनस 5 ये हो जाएगा 7। यही पूछा था, ठीक है। ये 7 हो जाएगा। इस क्वेश्चन को हम लोग इसी तरीके से निकाल सकते हैं, इसके अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अब देखो, नॉर्मली यूनियन का मतलब हम लोग क्या मानते हैं कि टी का टोटल, सी का टोटल, ये और कॉमन पोर्शन, मतलब 8 प्लस 5 प्लस एक्स करने से निकल के आना चाहिए टी यूनियन सी, ठीक है। अब हम लोग ऐसे, देखो ये जो मैंने 20 लिख दिया, ये इसीलिए लिखा, इसका मतलब ये जो तीनों का टोटल है ये करने से 20 आएगा, मतलब ये पूरा जो सर्वे हुआ है 20% पे, उस पे से कोई ऐसा पर्सन नहीं होगा जो कुछ भी नहीं पसंद करता है, कुछ ना कुछ वो पसंद करता ही है। क्यों? देखो, ये कितना आया? 8, ये बीच का कितना आया? 5, और ये कितना आ जाएगा? 7। तो ये तीनों टोटल करके देखो तो कितना होता है? 20. 20। तो अगर ये दो सर्कल में जो भी है, इसका टोटल अगर 20 होता है, तो सर्वे भी 20 लोगों पे हुआ है, तो क्या कोई ऐसा स्टूडेंट निकल के आएगा जिसको चाय या कॉफी कुछ भी नहीं पसंद है? नाइदर टी नॉर कॉफी कुछ आएगा, या वो आंसर 0 आएगा? क्योंकि मेरा यूनिवर्स में 20 लोग हैं और यूनियन में भी 20 आ गया, मतलब ऐसा कोई भी है क्या जिसको कुछ भी नहीं पसंद है? कुछ ना कुछ तो पसंद है, या फिर दोनों पसंद है? ऐसा कोई है कि जिसे कुछ भी नहीं पसंद है? ऐसा कोई हो सकता है? No, ma'am. नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर जितने यूनिवर्स में जितने लोग हैं वो सभी इस पसंद में आ जाते हैं, मतलब चाय या कॉफी वाले सेक्शन में आ ही जाते हैं। ऐसा कोई भी नहीं, मतलब इसमें नाइदर वाला आंसर कुछ आएगा ही नहीं। क्योंकि मैंने यहाँ पर 20 क्यों लिखा? क्योंकि मेरे पास अब मेरे क्वेश्चन में अगर दो दो क्वेश्चन मार्क हो जाए, मतलब मुझे एन ऑफ सी भी नहीं पता, ये भी नहीं पता, ये फिर हम मुझे आंसर कैसे निकालेंगे? तो मुझे यही मानना पड़ेगा कि ये जो यूनिवर्स का डेटा है वही टी यूनियन सी है। लेकिन नॉर्मली ऐसा हो वो तो जरूरी नहीं है ना, क्योंकि यूनिवर्स में 50,000 है, बट इसका टोटल कम आया था, इसका मतलब कुछ ऐसे लोग होंगे जो इस कंप्लीमेंट में आते हैं, बट यहाँ पर कंप्लीमेंट कुछ है नहीं, मतलब ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है जिन्हें दोनों में से कुछ भी नहीं पसंद है, ऐसे कोई भी स्टूडेंट्स नहीं है। इसका मतलब ये निकल के आता है, ठीक है। तो उसमें अगर क्वेश्चन कैसे दिया हुआ है उसके हिसाब से हमें चलना पड़ेगा, ठीक है। तो इसमें देखो हम लोग का आंसर इस तरीके से आया। अच्छा, अब हम लोग नेक्स्ट हम लोग कौन सा क्वेश्चन करें? एक सेकंड, ये
ये हो गया। अच्छा अभी हम लोग का 19 वाला क्वेश्चन। अच्छा 19 है, 21 है। अच्छा 21, 22, 23 ये तो एक ही क्वेश्चन का आंसर्स होगा 3। अच्छा और इधर क्वेश्चन नंबर 19 है और एक क्वेश्चन नंबर 9। ये बता दो 9, A has 32 element, B has 42 element and A union B has 62 element. The number of element in A intersection B हम लिखते हैं। 7C का क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, यहाँ पर हमें बोला है A has 32 element, मतलब n of A 32। अच्छा फिर बोल रहा है B has 42 element, n of B 42। अच्छा फिर इस पे बोला है A union B 62। हम लोग को पूछा है नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इंटरसेक्शन बी कितना। तो ये फॉर्मूले से ही निकलेगा क्योंकि ये वर्ड वाला प्रॉब्लम है नहीं, ये नॉर्मल क्वेश्चन दिया हुआ है। बोलो कितना आएगा ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला लगाएंगे एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। बोलो कितना हो जाएगा। 62, 32, 42 माइनस, बोलो कितना आंसर आएगा। हम्म एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हम लोग का 12। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का आंसर हो गया हम लोग का ऑप्शन ए 12। ठीक है, ये हो गया। अच्छा अब बाकी क्वेश्चन हम होमवर्क दे रहे हैं, इसमें से जो वर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है बस यही है और कुछ नहीं। 7C का होमवर्क दे रहे हैं, ये ट्राई करोगे तो थोड़ा दिमाग तुम लोग का भी यूज होगा, तो फिर करने में क्वेश्चन कोई भी आएगा एग्जाम में तो आसानी रहेगा। 21, 22, 23, बट ये 21, 23 एक ही क्वेश्चन पे 3 क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखो हम दिखा देते हैं। 19 एक इंडिविजुअल क्वेश्चन है और 21 का जो क्वेश्चन है उसी के रिगार्डिंग 22 भी है, 23। मतलब ये अगर ड्रॉ करके फाइंड आउट कर लेते हो सारा डेटा तो 22 और 23 ये भी आंसर दे दोगे। ये दोनों ही क्वेश्चन 21 के रेफरेंस में बना हुआ है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में पहले हम लोग ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद जो है रिलेशन वगैरह ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज इतना ही करते हैं।